हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की न्यू बुक सोशल साइंस जो है आपकी, उसके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2। चैप्टर नंबर 4 का नाम है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इसका मैं आधा एक्सप्लेनेशन जो है ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 2 करेंगे, मतलब जो चैप्टर बचा हुआ है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। पैराडाइज मतलब एकदम जन्नत, और हेल किसे कहते हैं? नरक। हाँ, जहन्नुम भी बोलते हैं। सो डिवास्टेटिंग फैमिन्स आ गए। डिवास्टेटिंग फैमिन्स का मतलब, अब ये पैराडाइज टू हेल का मतलब क्या है कि जो बंगाल था आपका, उस टाइम पे वो पैराडाइज माना जाता था कि एकदम सुंदर जगह है, और लेकिन उसको हेल बनते देर नहीं लगी जब ब्रिटिशर्स आ गए। हुआ क्या था, वहाँ पे फेमिन्स आने लग गए थे। फेमिन्स मतलब भूखमरी। सोचो, जो एरिया इतना रिच था, इतना वेल्दी था, वहाँ पे भूखमरी होने लगी। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? A few years after its victory at Palase, the East India Company secured the right to collect revenue in Bengal, Bihar and Odisha. तो अभी बैटल ऑफ पैलेसे के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत गई, तो उनको ये हक मिल गया, पावर मिल गई कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे आपके बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। ये जो थे इंडिया के रिचेस्ट रीजन थे उस टाइम के। सो क्लाइव ने डिस्क्राइब किया बंगाल को इन पर्टिकुलर एज द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। क्लाइव ने खुद कहा था कि जो बंगाल है वो पैराडाइज ऑन द अर्थ है। पैराडाइज का मतलब वो जगह जहाँ पे बहुत लग्जरी है, बहुत पैसे हैं, बहुत शांति और सुकून मिलता है आपको आके, एक तरह से स्वर्ग जैसे धरती पर आ गया हो। ठीक। द कंपनी एजेंट एक्सट्रैक्टेड मैक्सिमम रेवेन्यू वाइल इन्वेस्टिंग मिनिमली इन द गवर्नेंस और डेवलपमेंट विद डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द पॉपुलेशन। अब मैं आपको इसको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि जो बंगाल है वो पैराडाइज है अर्थ पे, और जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर आई थी, उन्होंने बहुत हैवी लैंड टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि हार्वेस्ट कितना हो रहा है, कितनी फसल काटी जा रही है, उन्होंने कोई मतलब नहीं था। अगर किसी टाइम पे आपकी फसलें कम हुई हैं, कम आमदनी हुई है, तो भी टैक्सेस जो थे वो उतने ही रहते थे, हाई रहते थे। जब क्रॉप फेल हो गई, अब 1-2 साल तक एक साथ क्रॉप जो हुई नहीं, लेकिन उनकी हार्श पॉलिसीज इतनी थी कि उसकी वजह से उनको टैक्सेस देने ही थे। तो लोग जो थे, आप समझ लो 10 मिलियन पीपल, मतलब 1/3 ऑफ द बंगाल पॉपुलेशन मर चुकी थी इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक फैमिन हो गया था। मतलब वहाँ पे खाने की शॉर्टेज हो गई थी, लोगों को खाना खाने के लिए मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि था ही नहीं। शॉकिंगली ड्यूरिंग दिस फेमिन क्या हुआ, कंपनी ने इंक्रीज कर दिया टैक्सेस इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग देम। तो इस टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने टैक्सेस को और बढ़ा दिया। सो सोचो लोगों ने क्या किया, अपने जो उनके पास कैटल्स थे, उनके गाय बकरी भैंस जो भी था, उनके पास जितने टूल्स थे, इवन उनके चिल्ड्रन थे, उन्होंने उन सबको बेच दिया जस्ट कि वो सर्वाइव कर जाए। कुछ लोगों ने वहाँ पे घास खाई, पत्तियाँ खाई मरने से पहले। समझ रहे हो कितना बुरा हालत हो गया था। बाद में ब्रिटिश राइटर ने लिखा भी है, जो विलियम डिग्बे थे, उन्होंने लिखा था कि जो है एक्ट बहुत क्रूएलिटी का था, बहुत गंदा एक्ट था, इस तरीके से ह्यूमन के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था, एंड इसको हम निंदा करते हैं इसकी। समझ गए? Let's read it once. In 1770 to 1772, coming on top of 2 years of crop failure, the harsh revenue collection target imposed by the East India Company in Bengal, requiring farmers to pay high rate of interest. तो 1770 से 1772 तक 2 साल तक बिल्कुल क्रॉप फेलियर हुआ वहाँ पर, तब भी उनको काफ़ी हैवी टैक्सेस लगाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। हाई कैश टैक्सेस प्रोड्यूस पे अपने देने पड़ते थे, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट कंडीशन। चाहे आपकी क्रॉप उग रही है नहीं उग रही, उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो टैक्सेस चाहिए थे। दिस कॉज द कैटास्ट्रॉफिक फेमिन विच किल्ड नियरली 1/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन और एन एस्टिमेटेड 10 मिलियन पीपल। तो 10 मिलियन पीपल इस चीज़ में मर गए थे, सोचो। इन फैक्ट द कंपनी मेंटेन हार्श रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट, इवन इंक्रीजिंग द लैंड टैक्स ड्यूरिंग द फेमिन। फेमिन चल रहा है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, और वो लोग टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। सच क्रूएलिटी वॉज denounced later not only by the Indian personalities but by some British officials and public intellectuals, जैसे विलियम डिग्बे, whom we quoted at the start of the chapter। तो ये जो एक्ट था उनका, ये सब लोगों ने कंडेम किया, सब ने इसकी निंदा की कि बहुत गलत किया आपने, ये कोई इंसानों का एक्ट नहीं था। फॉर इंस्टेंस, अ सेंचुरी लेटर W. हंटर एन ऑफिशियल रोड। तो एक सेंचुरी के बाद ये W. हंटर ने ये लाइनें लिखी थी, पढ़ते हैं उनको क्या। While the country every year became a total waste, the English government constantly demanded an increased land tax. All through the stifling summer of 1770, the people went on dying. The husbandmen, means farmers, sold their cattle, they sold their implements of agriculture, they devoured their seed grain, they sold their sons and daughters,
till at length no buyer of children could be found. They ate the leaves of the trees and grass of the field. Day and night a torrent of famished and disease strikes wretches poured into the great cities. तो ये उस चीज़ को, उस दास्तान को बयान कर रहे हैं क्या, कि जब उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो उन लोगों ने अपने कैटल्स, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया, कैटल, बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे भी उन्होंने अपने बेच दिए कि कुछ खाने को मिल जाए। फिर उन्होंने, कुछ लोगों ने तो लीफ, ग्रास, ये सब भी खाया, जिंदा रह लें, लेकिन कौन ऐसे जिंदा रह सकता है। फिर बीमारियां भी बहुत आ गई और लास्ट में तो उनके बच्चों को भी खरीदने वाला कोई नहीं मिला और बाद में वो लोग बेचारे ऐसे ही चले गए। Such tragic famines were going to reoccur throughout the British rule in India. During the Great Famine of 1876 to 1878, for instance, up to 8 million Indian perished, mostly in the Deccan Plateau. तो इस तरीके जो फेमिन्स थे वो ऑलरेडी वो बाद में होते ही रहे जब तक ब्रिटिश राज चला। और 1876 टू 1878 में भी एक बहुत बड़ा फेमिन हुआ था जिसमें 8 मिलियन इंडियन जो थे वो भी मर गए थे। ये डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा हुए थे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको पूरा बताती हूँ कि ब्रिटिश ने एक्सपैंड की अपनी पावर यूजिंग ट्रिक्स जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सब्सिडरी अलायंस। उससे पता चलता है कि उन्होंने इंडियन रूलर की इंडिपेंडेंस छीन ली थी। उनकी ग्रीडी टैक्सेशन, उन्होंने बहुत लालची तरीके से आपका बंगाल पे टैक्स लगाया जिसकी वजह से टेरिबल फेमिन आ गया 1770 से 72 तक, जिसने 10 मिलियन पीपल जो थे वो मर गए, शोइंग कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड इंडियन लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये हो गया सिंपल वर्ड्स में। अब आगे चलते हैं। ये देखो क्रुएलिटी की एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ग्रेन बैग्स हैं मद्रास बीच पे पड़े हुए, ये सब गेहूं से, अनाज से भरे हुए बैग हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं, जबकि पीपल मर रहे थे वहाँ पे, हंगर है ना, उनको खाना नहीं मिल रहा था, भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग इनको एक्सपोर्ट करने में लगे हुए थे। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनकी वजह से बार बार फेमिन्स होते गए और कंटिन्यूसली जो इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया का पैसा था, वो ट्रांसफर होता रहा ब्रिटेन में, जिसकी वजह से ब्रिटेन तो प्रॉस्पेरस हो गया लेकिन इंडिया के अंदर बहुत गरीबी आ गई। तो फेमिन्स होते वो कॉमन थे इंडिया हिस्ट्री में, लेकिन ब्रिटिश के अंदर दे बिकेम फार मोर फ्रीक्वेंटली एंड डेडली। ब्रिटिश के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी जल्दी होने लग गए और बहुत गंदे तरीके से होने लग गए। फिर एक ग्रेट फेमिन आया जो हमने अभी पढ़ा था 1876 टू 1878 में, जिसके अंदर 8 मिलियन इंडियंस जो थे वो मर गए, स्पेशली इन द डेक्कन प्लेट्यू। डिस्पाइट पीपल स्टार्विंग, जो ब्रिटिश कीप एक्सपोर्टिंग द फूड ग्रेन्स टू द ब्रिटेन, यहाँ लोग मर रहे हैं फिर भी वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। अबाउट 1 मिलियन टन ऑफ राइस पर ईयर were exported during this famine. Can you imagine? So British free market policy worsened the crisis. हुआ क्या, प्राइसेस जो थे आपके फूड के वर लेफ्ट टू राइस नेचुरली। अब कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो उसका प्राइस तो बढ़ ही जाता है। सो द विसरी लॉर्ड लाइटन ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर टू रिड्यूस द फूड प्राइसेस। तो लॉर्ड लाइटन जो थे वहाँ पे उस टाइम पे, उन्होंने कहा गवर्नमेंट को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी फूड प्राइसेस को घटाएगा नहीं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो। और उसी टाइम पे 1876 में he hosted a lavish Delhi Darbar, a week-long feast for 68,000 dignitaries while millions starved. तो 1876 में उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा लेविश डिनर रखा, समझ रहे हो, जिसके अंदर पूरे वीक तक एकदम फीस्ट चला। फीस्ट मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। 68,000 डिग्निटरीज आए थे वहाँ पे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी जो लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, और दूसरी साइड पे मिलियन ऑफ पीपल को भूखमरी से मरना पड़ रहा था, उनको उनके पास खाना ही नहीं था खाने के लिए। Disregarding the severity of the crisis, some Indian trader would hold on to their stocks in the hope of price rise, causing an artificial scarcity, and the British administration continued to export grain to Britain. About 1 million ton of the rice alone per year during these 3 years of the famine. तो वो बोल रहे हैं कि उनकी कोई नहीं देख रहा था कि कितनी सिवियरिटी है, कितना कम अनाज है वहाँ पे, फिर भी जो इंडियन ट्रेडर्स थे, कुछ जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने स्टॉक को छुपा के रख लिया, कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं, ताकि प्राइसेस बढ़ जाएं और फिर वो उसको बेचे। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करना, कि खाना तो है, फूड अनाज तो है, लेकिन वो किसी को देंगे नहीं, ताकि बाद में जब प्राइस राइज हो और वो अपना सामान ज़्यादा पैसों में निकाल सकें। तो इस टाइम में भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट कर रहा था ग्रेन्स टू ब्रिटेन, और 1 मिलियन टन ऑफ राइस अलोन पर ईयर वहाँ पर जा रहा था। Apart from the factor mentioned above, the British economy policy of free market, which left the prices of the commodities free to fluctuate, contribute to the severity of the famines. अब ये फ्री मार्केट क्या थी, मतलब यहाँ पे जो गुड्स थे ना, जो भी ग्रेन्स वगैरह थे या चीज़ें थी, कमोडिटीज़ थी, उनके प्राइसेस डिमांड और सप्लाई पे फ्लक्चुएट होने लग गए, कि अगर उसकी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो आप कितना भी रेट बढ़ा सकते हो, और उसमें गवर्नमेंट ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं किया, उन्होंने कहा बढ़ाओ जितने प्राइसेस बढ़ा सकते हो। तो यहाँ अब क्या हुआ था,
thus Lord Lytton, Viceroy of India during the during in 1876 to 1878 famine, issued an order that there is to be no interference of any kind of part of the government with the object of reducing the prices of the food. तो उन्होंने सख्त आदेश दे दिया कि कोई भी जो खाना है उसके प्राइसेस को रिड्यूस नहीं करेगा, जितने बढ़ रहे हैं बढ़ने दो. At the same time, in 1876, at the height of great famine, Lytton organized an extravagant darbar in Delhi which involved a week-long feast for 68,000 officials, सत्राफ्स एंड महाराजास. तो इन सब के लिए एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिस टाइम पे भूखमरी चल रही थी. सो प्रिसाइज नंबर ऑफ सीवियर फेमिन्स ड्यूरिंग द इंटायर ब्रिटिश रूल वेरी फ्रॉम डजन टू ओवर 20. तो ब्रिटिश रूल में जितने फेमिन्स हुए ना वो कितने थे, 12 से लेकर 20 तक. अकॉर्डिंग टू सेवरल फेमिन कमीशंस and other reports, it has been estimated that the total number of human victims, since million of cattle and other animals also died, is anywhere between 50 and 100 million. Nearly the number of death caused by World War II. तो जितनी डेथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई थी ना उतनी इन फेमिन्स में हो गई थी. The British administration did open famine relief camp in some cities, but far too few with inadequate supplies. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने कुछ रिलीफ कैंप्स ओपन किए थे लेकिन वो शायद सिर्फ दिखावे के लिए थे क्योंकि वो बहुत कम थे. एक तो कुछ ही सिटीज़ में थे और दूसरा उसके अंदर जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी, इनएडिक्वेट थी. Some officials argued that famine relief should be deliberately kept very low. The Famine Commission of 1878 to 80, for example, stated the doctrine that in time of famine and poor are entitled to demand relief would probably lead to doctrine that they are entitled to such relief at all times. तो इसका मतलब क्या था बच्चों, वो कह रहे थे कि जो आप रिलीफ फंड दे रहे हो ना, रिलीफ के लिए खाना वगैरह प्रोवाइड करो, ये बहुत कम करो. क्यों? नहीं तो अगर आप ज़्यादा इनको दे दोगे पुअर लोगों को तो ये आलसी हो जाएंगे, ये लोग काम ही नहीं करेंगे. तो इनको बहुत कम से कम चीज़ें दो खाने के लिए. तो तुम समझ रहे हो किस हद तक का उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था. सो इन टोटल 50 to 100 million इंडियन डाइड इन द फेमिन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ना आगे पढ़ते हैं. वी शुड नोट दैट फेमिन्स इन इंडिया हैड अकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री caused by drought, flood, military campaigns and other factors, but never on such a scale. तो अगर कभी बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, मिलिट्री कैंपेन्स हो गए, कहीं अटैक वगैरह हो गया, वॉर हो गई, तो उसमें तो फेमिन्स होते थे लेकिन इस तरीके से फेमिन्स पहली बार हो रहे थे. ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, इंडिया स्पेशली द रूरल इंडिया सैंक इनटू डीप पॉवर्टी एंड नेवर रिकवर्ड. तो रूरल इंडिया जो था, हमारे विलेजेस थे वो बहुत पुअर हो चुके थे, वो कभी भी वहाँ से उभर ही नहीं पाए, उस पॉवर्टी से, उस गरीबी से वो बाहर ही नहीं निकल पाए. नाउ वी विल रीड द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ. मतलब इंडिया वेल्थ जो है उन्होंने सब ले ली, खत्म कर दी. एज वी सॉ अर्लियर, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी. तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मतलब पैसे लूटना ही फाउंडेशन थी आपकी ब्रिटिश की कॉलोनियल पॉलिसी की. In 1895, the US historian and political scientist Brooks Adams noted, तो उन्होंने क्या नोट किया? Very soon after the Battle of Plassey, the Bengal plunder began to arrive in London, and the effect appears to have been instantaneous. For all the authorities agree that industrial revolution began with the year 1760. Possibly, since the world began, no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder. यहाँ पे जो यूएस के हिस्टोरियन थे ब्रूक्स एडम, उन्होंने लिखा था 1895 में. क्या लिखा कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में तो वहाँ से बंगाल में प्लंडर किया गया, मतलब वहाँ पे बहुत लूटपाट हुई. जो सारा का सारा पैसा जो लूट के लिया गया वो लंदन चला गया. से ये वेल्थ जो ये लंदन में वेल्थ पहुंची, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट किया आपका ब्रिटेन में. उसी पैसे से इंडस्ट्रीज बनी जिससे रेवोल्यूशन आया अराउंड 1760 में. और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था ऐसा हिस्ट्री में जिसने इतना प्रॉफिट दिया हो देन इंडियन प्लंडर. मतलब जो बंगाल में प्लंडर हुआ ना, वहाँ से लूटपाट की गई और जिसकी वजह से ब्रिटेन का डेवलपमेंट हुआ, उतना पैसा आज तक उनको नहीं मिल पाया था. एक और हिस्टोरियन थे आपके विल दुरांत करके, उन्होंने कहा कि जो स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इस जो सारी उन्होंने पैसे लूटे हैं उसको कहा है स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया. In other words, according to Adams, the Industrial Revolution in Britain, which required much investment, was made possible at least partly by the stolen wealth from India. This phrase is by US historian Will Durant. ठीक है, मतलब वो जो पैसा चुराया गया है इंडिया से, उसकी वजह से ही वहाँ ब्रिटेन का डेवलपमेंट हुआ, पॉसिबल हुआ. नाउ रीड करते हैं इसको. टेकिंग हिज क्यू फ्रॉम स्कॉलर्स सच एज एडम्स एंड डिगबाय, दादाभाई नारोजी, a respected political figure, authored in 1901 Poverty and
on British rule in India, in which he compiled from British reports the wealth estimated to have been drained out of India. तो अब इसका मतलब क्या है, जो इंडियन लीडर्स थे हमारे दादा भाई नारोजी और रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने स्टडी किया बाद में कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई कैसे, कितनी हुई। तो दे शोड, उन्होंने दिखाया कि बिलियन ऑफ पाउंड्स वर टेकन आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, बिलियन ऑफ पाउंड जो थे वो इंडिया से बाहर ले जाए जा चुके थे। एंड रिसेंट एस्टिमेट किया था आपका उत्साह पटनायक ने बिटवीन 1765 टू 1938 कि ब्रिटेन ने ड्रेन पता कितनी की थी वेल्थ, कितना 45 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, 13 टाइम्स ऑफ ब्रिटेन जीडीपी इन 2023। तो समझो कितनी वेल्थ यहाँ से इंडिया से वो लेकर चले गए थे। और इतना ही नहीं, इंडियन को वो इस बात के लिए भी चार्ज करते थे कि हम अपने देश में रेलवे बना रहे हैं या टेलीग्राफ ऑफिस बना रहे हैं, तो इसके भी उनको चार्जेस देने पड़ते थे, जबकि ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद थी। फिर जो वॉर्स जो थी फॉट बाय द ब्रिटिश, उनके भी चार्ज इंडियंस को देने पड़ते थे। सैलरी एंड लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया, तो इन सब के पैसे वो इंडियन से ही लेते थे। About the same time, Ramesh Chandra Dutt, a historian, did a similar exercise in his economic history of India. All these studies showed that the colonizer had extracted many billion of pounds from India. तो सब स्टडीज़ ने यही बताया गया कि बिलियन ऑफ पाउंड जो थे इंडिया से एक्सट्रैक्ट हो चुके थे। अ मोर रिसेंट एस्टिमेट बाय उषा पटनायक, मैंने आपको बोल दिया पहले, फॉर द पीरियड ऑफ 1765 टू 1938 कम्स टू 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और टुडेज वैल्यू क्या है, या फिर आप कह सकते हैं अबाउट 13 टाइम्स ऑफ ब्रिटेन GDP in 2023. This was extracted not just through the taxes but by charging Indians for the colonial powers expenditure on building the railways, the telegraph network and even on the wars. तो ये खाली टैक्सेस से नहीं आया था, इस जो पैसा था ये इंडियन को चार्ज करके आया था, जो अपना कॉलोनियल पावर के एक्सपेंडिचर हो रहे थे ना, रेलवे बिल्ड कर रहे हैं, टेलीग्राफ ऑफिस बना रहे हैं, वॉर्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो उनके जो पैसे थे वो चार्जेस लेते थे वो इंडियन से। Had this wealth remained invested in India, it would have been a very different country when it attained independence. तो अगर ये वेल्थ हमारी इंडिया में ही रह जाती, तो जब इंडिपेंडेंस के बाद तो बहुत गरीब हो गया था हमारा देश, तो ऐसा नहीं होता। ये देखिए कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं हमको, ब्रुक्स एडम की है पहली, दूसरी विलियम डिग्बे हैं, तीसरा आपके दादा भाई नारोजी हैं, एंड लास्ट में आपके आरसी दत्त हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। लेट अस रिटर्न टू द पेंटिंग, जो फिगर 4.14 दिया बुक में, आप ओपन कर लो, बट नाउ विद सम क्लूज to its symbolism. Note how Britannia, that is figure from Britain, sits higher than the colonies, pointing to her superior power. Contrast with the lower position and bent posture of the colonies. Did they really offer their wealth, or did Britain seize it by force or ruse? Note also the Indian dark complexion in contrast with the Britannia, reflecting the belief in the superiority of white people over the dark-skinned natives. तो यहाँ पे फिगर देखो, ब्रिटानिया विद द लाइन सिंबलाइजिंग द पावर, एकदम वो ऊपर बैठी हुई है लाइन के ऊपर और दिखा रही है कि हाँ हम ही सबसे पावरफुल हैं, जो वाइट पीपल हैं वो पावरफुल है और जो ब्लैक इंडियंस हैं वो एकदम नीचे बैठे हैं स्लेव्स की तरह, है ना। इस फिगर से ही पता चलता है कि कितनी क्रुएलिटी दिखाई गई है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे इंडियन जो है वो उनको ऑफर क्या कर रहे हैं, पर्ल्स, ज्वेल्स, कॉटन बेल्स एंड एक्जॉटिक एनिमल्स, ये सब चीज़ें उनको ऑफर की जा रही हैं। एंड डिपिक्टेड विद द डार्कर स्किन बोइंग पोस्चर, जितने भी आपके ये इंडियंस हैं उनका बोइंग पोस्चर है, मतलब झुके हुए हैं उनके सर उनके आगे। और चाइना जो है देखो वो ऑफर कर रहा है एक प्रेशियस जार, जो रिप्रेजेंट करता है कि हाँ भैया ट्रेड वैल्यू है उसकी, वो ट्रेड करना चाह रहा है उनसे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, नेवल पावर है उसकी, और शिप्स है बैकग्राउंड में जो दिखाती हैं कि ब्रिटिश कंट्रोल था आपके सीज के ऊपर। ठीक है, now we will move to changing landscapes. The expanding colonial rule impacted nearly every aspect of Indian life, as the rulers were convinced that India should be reshaped according to their superior conceptions. Let us briefly look at the few of those impacts. तो वो कह रहे हैं जैसे कॉलोनियल रूल इम्पैक्ट एक्सपैंड होता जा रहा था, तो हर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ जो है वो इम्पैक्ट हुआ, उसके ऊपर उसका असर पड़ा, क्योंकि रूलर्स भी जो थे वहाँ के जो इंडियन रूलर्स थे वो कन्विंस थे कि इंडिया को रीशेप करना चाहिए, अभी वो ठीक नहीं है, ताकि वो और प्रोग्रेस कर सके। डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, मतलब क्या है इस चीज़ का, कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे वो सब में बहुत डाउनफॉल आने लग गया। Before the 18th century, India was renowned for its manufacturing capabilities, particularly in textiles, cotton, silk, wool, jute, hemp,
एंड कॉयर बीइंग द चीफ वंस। तो वो कह रहे हैं 18th सेंचुरी से पहले इंडिया जो थी वो वर्ल्ड फेमस थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट माना जाता था। किस चीज़ के लिए? कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, हेम्प, कॉयर, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से वहाँ मैन्युफैक्चर होती थी। इंडियन टेक्सटाइल जो थे एकदम फाइन मुस्लिन क्लॉथ मिलता था यहाँ पे, रिचली डिज़ाइन फैब्रिक्स मिलते थे जो बहुत डिमांड में थे पूरे देश में। बट अब हुआ क्या? इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन पर्टिकुलर विद रिच and intricate designs, bright colors and textures ranging from ultra thin muslins to richly embossed fabrics were in high demand in many parts of the world. तो मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। बहुत उनकी डिमांड थी, उनके अंदर बहुत सुंदर कढ़ाई, नक्काशी, ये सब होता था। और मुस्लिन क्लोथ होता है ना, मलमल का कपड़ा, वो भी बहुत अच्छा बनता था हमारे इंडिया में। Let's explore. Do you understand all the terms used above to the list and describe Indian textiles? तो ये सब इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इफ़ नॉट फॉर्म द ग्रुप ऑफ 4 and 5 एंड ट्राई टू फाइंड आउट। आपको पता ही है हम लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ कर लेंगे। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आगे का ना मैं पहले आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ना वो इस तरीके से थी कि जो इंडिया अपनी गुड्स को ब्रिटेन में पहुँचाता था उसके ऊपर उन्होंने लगा दी बहुत हैवी टैक्सेस, जिससे कि इंडिया की गुड्स जो थी ब्रिटेन में बहुत कम पहुँचने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत उस पर टैक्स लगा दिए। जबकि जो ब्रिटेन के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही थी उसके ऊपर उन्होंने बहुत कम टैक्स लगाया और वो इंडिया में बहुत सारी आ गई। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया के अंदर ब्रिटेन की तो गुड्स बहुत सारी आ गई, उनका ट्रेड तो अच्छा चल पड़ा, लेकिन इन्होंने हमारा ट्रेड एकदम ठप कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर इतने हैवी ड्यूटीज़ लगा दिए कि ब्रिटेन में पहुंच ही ना पाए। फिर क्या हुआ? ब्रिटेन ने सी ट्रेड को भी कंट्रोल कर लिया और इतना मुश्किल कर दिया इंडियन ट्रेडर्स को एक्सपोर्ट। इंडियन ट्रेडर्स एक्सपोर्ट कर नहीं पाए, उसकी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल्स थी वो एकदम कोलैप्स हो गई। उनका एक्सपोर्ट करने का जितना भी सामान था वो सब कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। और ब्रिटिश का इंपोर्ट इंडिया के अंदर स्काई रॉकेट हो गया, मतलब इंपोर्ट्स की चीज़ें हमारे घर हमारे इंडिया में बहुत सारी आ गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा आपका? आर्टिशंस पे, जो कारीगर थे उनको काम मिलना बंद हो गया। अब जब सामान बाहर जा ही नहीं रहा है और इंडिया में इतनी खपत हो नहीं रही, तो उनका जो भी उन्होंने इतने सालों से अपना क्राफ्ट सीखा था जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने अपनी लाइवलीहुड खो दी, उनको काम मिलना बंद हो गया। फिर उनको दोबारा से एग्रीकल्चर में जाना पड़ा, खेती बाड़ी करनी पड़ी। लेकिन खेती बाड़ी में भी क्या था, वहाँ पे ऑलरेडी लैंड के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा रखे थे उन लोगों ने। तो मतलब उनकी हालत ऐसी हो गई थी, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो चुकी थी। तो गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जो थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि जो बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर है, दे आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कि जो पहले कपड़ा वगैरह बुनते थे उनमें अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, और वो फिर भी अपना एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो कर नहीं पा रहे। उनकी हड्डियों का भी, समझ रहे हो ना, एकदम वो बहुत परेशान हो चुके हैं। और दूसरी इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, पेपर, वो भी डिक्लाइन हो गई, वहाँ भी कुछ काम नहीं हो पा रहा था। और इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड जीडीपी में वो सिर्फ 5% हो गया था बाय इंडिपेंडेंस, जबकि कॉलोनियल रूल से पहले इट वॉज 25%। तो चलो रीड करते हैं इसको। ब्रिटिश पॉलिसी इम्पोज हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाइल फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विद मिनिमल टैरिफ। इंडिया को तो बिल्कुल कम टैरिफ पे ही उन्होंने अपना सामान भेज दिया, कम टैक्सेस पे। मोर ओवर ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड एज वेल एज एक्सचेंज रेट, सो इंडियन ट्रेडर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। अब सारा का सारा जो कंट्रोल था सी ट्रेड के ऊपर वो ब्रिटेन ने अपने हाथ में ले लिया। इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी एक्सपोर्ट करने में। द रिजल्ट वॉज रूइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसलिए खत्म हो गई। इन द 19th सेंचुरी इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फेल शार्पली वाइल ब्रिटेन इम्पोर्ट इन टू द इंडिया ग्रीव इवन मोर शार्पली। इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है। कम्युनिटीज ऑफ स्किल्ड आर्टिशियंस हु हैड प्रैक्टिस देयर क्राफ्ट फॉर जनरेशन वर reduced टू पॉवर्टी एंड फोर्स्ड टू रिटर्न टू subsistence एग्रीकल्चर ऑन इंक्रीजिंगली ओवरटैक्स्ड लैंड। तो जो आर्टिशियंस थे वो इतने गरीब हो चुके थे कि उन्हें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करना पड़ रहा था। वो क्या होता है बेटा? जो कि खुद के लिए किया जाता है, कमर्शियल नहीं होता, जो खुद के खाने के लिए करते हैं। मतलब उतना ही क्रॉप्स उगाते हैं जितना उतना उनका पर्सनल काम हो जाए, उनकी फैमिली खा सके, बाकी वो कमर्शियल नहीं करते, मतलब वो बेचते नहीं है उसको। उनके टैक्सेस इतने सारे थे कि उनके पैसे ही नहीं बचते थे बेचने के लिए। चलो, एज विलियम बेंटिक द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड इन 1834 द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब वो इतने पुअर हो चुके हैं कि वो मर रहे हैं, और जो उनकी बोन्स हैं वो वहाँ प्लेन्स के ऊपर पड़ी हैं। मतलब गरीबी की इतनी गरीबी हो चुकी है कि उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है, एंड दे आर डाइंग।
सिमिलर सिनेरियोज अनफोल्डेड फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन, स्टील, पेपर एंड अदर गुड्स। तो यही सिनेरियो चला आपकी बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी, आयरन, पेपर एंड आपकी दूसरी स्टील वगैरह के लिए। इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी केप्ट डिक्लाइनिंग थ्रू द colonial rule, reaching hardly 5% at that time of independence. In less than 2 centuries, one of the richest land of the world had become one of the poorest. तो ये 2 सेंचुरी से भी कम में जो वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड थी, हाँ, वो एकदम से बन गई पुअरेस्ट लैंड ऑन द अर्थ। ठीक है। नाउ डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। नाउ नेक्स्ट इज डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। मतलब जो कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पहले चलते थे हमारे विलेज वगैरह में, जो डिस्प्यूट सॉल्व करते थे, उसको इन्होंने डिसमेंटल कर दिया, तोड़फोड़ दिया और अपने न्यू रूल्स लेकर आए। किया क्या ब्रिटिशर्स ने? बिफोर द ब्रिटिश इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम था। कैसे? विलेज काउंसिल से उस समय जो कि डिस्प्यूट्स हैंडल करते थे। कोई भी इरिगेशन की प्रॉब्लम है, खेतों में प्रॉब्लम हो रही है, पब्लिक काम है, कोई रोड वगैरह बनानी है, तो वो सब उसको सॉल्व करते थे। रीजनल किंगडम्स थे, उनके पास भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे जो कि लोकल नीड्स को मीट करते थे उस टाइम पे। जो चार्ल्स मेटकैल्फ थे गवर्नर जनरल 1830 में, वो इस सिस्टम को बहुत एडमायर करते थे। उन्होंने कहा कि जो विलेजेस हैं आपकी वो लिटिल रिपब्लिक्स की तरह हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट है, और अगर कोई भी डायनेस्टी या कहीं भी कोई किंगडम फॉल करता है फिर भी ये विलेजेस जो हैं चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है, इनके पास हर चीज़ है। ठीक है। गवर्नेंस सिस्टम भी है, कोई डिस्प्यूट होती है तो सॉल्व कर लेते हैं और खाना अपना उगाते ही हैं, तो सेल्फ सफिशिएंट है। लेकिन ब्रिटिश ने अब क्या किया? उन्होंने रिफॉर्म किया और डिस्ट्रॉय कर दिया सिस्टम को। उन्होंने ये सब चीज़ें रिप्लेस किससे कर दी? सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी, जिसके ऊपर फोकस कहाँ पे था? मेनली उनका टैक्स कलेक्शन पे, कोई वेलफेयर नहीं था। उन्होंने नए नए फॉरेन लॉज लाए, कोर्ट्स बनवा दिए जो कि कॉस्टली थे और टाइम कंज्यूमिंग थे। जो कोर्ट्स बने वहाँ पे पैसे देने पड़ते थे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और कितने घंटों बैठना पड़ता था। फिर कस्टमरी लोकल लॉज जो थे वो सारे इग्नोर हुए और पीपल को डिस्कनेक्ट कर दिया उनके अपने ही जस्टिस सिस्टम से। तो उन्होंने ये सब किया। अब पढ़ते हैं एक बार इसको। बिफोर ब्रिटिश कोलोनाइजेशन इंडिया पोजेस्ड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उनकी अपनी गवर्नेंस काफ़ी अच्छी थी। विलेज काउंसिल्स मैनेज्ड community affair, resolve disputes and organize public work such as irrigation, roads, etc. Regional kingdom maintained complex administrative structure that had evolved over centuries to address the local needs and the condition. तो regional kingdom भी थे जो कि आपके अगर कोई वहाँ पे नीड नहीं सॉल्व हो पा रही है विलेज में, तो वो इसको सॉल्व करते थे, उसको मीट करवाते थे कि क्या दिक्कत है। Charles Metcalfe, an acting governor general in 1830, described the system and its efficiency in its important statement. उन्होंने कहा The village communities are little republics. They have nearly everything they want within themselves. तो जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं उनके पास हर चीज़ है। वो छोटे छोटे रिपब्लिक्स, छोटे छोटे कंट्रीज की रिपब्लिक्स की तरह बने हुए हैं। उनके पास हर चीज़ है उनकी अपनी। दे सीम टू लास्ट वेयर नथिंग एल्स लास्ट। अगर सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी विलेजेस चलती रहेंगी। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी टम्बल्स डाउन, रेवोल्यूशन सक्सीड्स टू रेवोल्यूशन, बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन द सेम। कह रहे हैं लड़ाइयाँ हो रही हैं, डायनेस्टी आ रही है, राजा आ रहे हैं, राजा जा रहे हैं, लेकिन ये विलेजेस निरंतर चलती रहती हैं। दिस यूनियन ऑफ द village communities, each one forming a separate little state in itself, has contributed more than any other cause to the preservation of people in India. तो उन्होंने कहा कि ये जो छोटी छोटी खुद ही में स्टेट्स बने हुए हैं, जो विलेजेस हैं खुद ही में एक स्टेट्स हैं छोटे छोटे, और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है जो पीपल के प्रिजर्वेशन है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और हर चीज़ करने के लिए। The British systematically dismantled these indigenous governance systems, replacing them with centralized bureaucracy designed primarily to facilitate tax collection and maintain order rather than promote public welfare. सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? उन्होंने एक सिंगल बॉडी बना दी, एक हेड ऑफिस बना दिया कि यही सारे डिसीजंस लेंगे, और जो छोटे छोटे विलेज में सब काउंसिल्स हैं उन सबको हटा दिया। उन्होंने कहा जो भी डिसीजन होगा वो हम ही लेंगे। और वो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, उसको डिज़ाइन कैसे किया? तो उन्होंने मेनली वो टैक्स कलेक्शन के लिए बनाई थी। उन्होंने कोई पब्लिक वेलफेयर, उनको कोई मतलब नहीं था लोगों की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना टैक्स कलेक्ट करना था। ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड द सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ? जो सालों पहले की उनका मैकेनिज्म था कि कम्युनिटी डिसीजन बना रही है, वो सब खत्म हो चुका। द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोड्स ऑफ लॉ डिसरिगार्डेड कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस दैट हैड गवर्न इंडियन कम्युनिटीज। तो इन्होंने अपने न्यू लॉज ले आए, न्यू चीज़ें ले आए, कोर्ट्स वगैरह बनवा दिए, जो पुराने थे वो सब डिसरिगार्ड हो गए। While presented as modernization, this imposition of a foreign system unsuited to India
alienated ordinary Indian from judicial system, creating courts that were expensive, time consuming and conducted in a foreign language. तो बेसिकली कोर्ट्स आ गए वहाँ पर उनके, जो कि बहुत पैसे लगते थे, वहाँ पर बहुत सारा टाइम लगता था और उनकी लैंग्वेज भी अलग थी। तो जो विलेज के लोग थे उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आता था। जो उनकी कस्टमरी लोकल लॉज थे उनको सबको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सब बेकार लॉज हैं, लॉज हम बनाएंगे। और इस तरीके से जो लोग थे अपने जुडिशियल सिस्टम से, अपने जो वो सिस्टम था उनका विलेज काउंसिल्स का, वो सब खत्म हो गया। तो एक बार आपको शॉर्ट में पूरा बताती हूँ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एकदम रूइन कर दी इंडिया की इंडस्ट्रीज़, अपनी फैक्ट्रीज, जो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज है उसको फ्लरिश करने के लिए। उन्होंने जो हमारे स्किल्ड आर्टिशियंस थे उनको एकदम पॉवर्टी की कगार पे ले आए कि वो बेचारे मरने लग गए भूख के मारे। और उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया का सेल्फ रूल सिस्टम जो था, खुद ही वो रूल करते थे, खुद ही अपने लॉज बनाते थे, हमारे इंडियन विलेजेस, उस सबको ख़त्म कर दिया और रिप्लेस कर दिया उसको फॉरेन सेंट्रलाइज सिस्टम से, कि एक ही डिसीजन मेकिंग पावर होगी, दैट जो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ही फ़ायदेमंद थी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे टैक्स कलेक्शन करना था, उन्हें इंडियन की नीड से कोई भी मतलब नहीं था। अब आपका आया ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिशमैन। अब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन की फील्ड में भी घुस गए। उन्होंने वहाँ पर क्या किया, न्यू एजुकेशन सिस्टम निकाल दिया, जिससे कि लॉयल इंडियन बना सकें, जो सिर्फ उन्हीं के एम्पायर को सर्व करेंगे, उन्हीं की नौकरी करेंगे। और उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दी इंडिया की इकोनॉमी टू सर्व ब्रिटिश नीड्स, नॉट द इंडियन डेवलपमेंट। वो सिर्फ अपना फ़ायदा करना चाहते थे, उन्हें इंडिया से कोई मतलब नहीं था। Education became the powerful tool for the creation of a class of Indians who would serve the British interest. In earlier centuries, India had diverse educational traditions जैसे पाठशालास, मदरसास, विहारास and many form of apprenticeship learning. अब क्या था मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। जो ब्रिटिश ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली, जिसके अंदर वो कहते थे ब्राउन इंग्लिश मैन हम क्रिएट करेंगे, ताकि अभी वही अपने उनके स्कूल्स में पढ़ेंगे तो अपनी तरह की नौकरियां देंगे, तो जो भी हमारे इंडियंस होंगे वो उन्हीं को सर्व करेंगे। पहले क्या था, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया के अंदर पाठशाला थे। आपको पता है ना, पाठशाला स्कूल होते थे जिसे पाठशाला बोला करते थे, ट्रेडिशनल स्कूल्स। मदरसाज होते थे जहाँ पे ये मुस्लिम लोग जाके पढ़ते थे, विहाराज वगैरह ये सब होते थे। इवन इन अर्ली 1800 वहाँ पे 100,000 प्लस विलेज स्कूल से बंगाल में, बिहार में इतने सारे विलेज स्कूल से, समझो। फिर क्या हुआ, जो मैक्यूलेज थे, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में वो थे, उन्होंने कहा, रिटन बाय थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, क्या, अ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन। थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले जो थे वो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और पॉलिटिशियन भी थे। उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन नॉलेज है इट वॉज सुपीरियर टू इंडियन लर्निंग, ठीक है ना, यूरोपियन वाली जो नॉलेज है वो इंडियन लर्निंग से बेटर है। और सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी हैज़ वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। तो वो इतना बोलते थे कि हमारी जो यूरोपियन की पढ़ाई है ना, उसकी जो एक खाली शेल्फ में किताबें हैं ना, वो आपकी सारी इंडिया की किताबों से ज़्यादा नॉलेजेबल है। सोचो कितना हमको गिरा हुआ मानते थे। फिर उन्होंने प्रपोज किया एक एजुकेशन सिस्टम जिससे कि एक प्रॉपर क्लास ऑफ इंडियन वो बना सके, अलग टाइप के लोग बना सके पढ़ा लिखा के, जो कि कलर और उनका ब्लड तो इंडियन का होगा। मतलब बेसिकली इंडिया के लोगों को वो इंग्लिशमैन बनाना चाहते थे ताकि वो उनको सर्व कर सके, उनकी सेवा कर सके। लेकिन जो उनका टेस्ट होगा इंडियन शक्ल में तो वो इंडियन की तरह दिखेंगे, लेकिन टेस्ट उनका सारा इंग्लिश लोगों की तरह होगा, उनके ओपिनियंस ब्रिटिशर्स की तरह होंगे, और उनका जो भी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह सब चीज़ें हैं, मतलब वो पूरा एजुकेशन से उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। इम्पैक्ट क्या हुआ, ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल जो थे वो बिल्कुल डिसअपियर हो गए, ख़त्म हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज बन गई वहाँ पे प्रेस्टीज एंड पावर की। आज भी हम कहते हैं ना कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है, तो तभी से चला आ रहा है। उन्होंने डिविजन्स बना दिए सोसाइटी में कि ये इंग्लिश एजुकेटेड एलाइट्स हैं और ये बाकी के सारे जो भी नहीं पढ़े लिखे हैं वो अनपढ़ हैं। और जो इंग्लिश वाले जिनको आती है वही इंपॉर्टेंट है, वही अच्छे लोग हैं, स्टैंडर्ड के लोग हैं, लेकिन बाकी सब बेवकूफ़ हैं। उन्होंने चीप वर्क फोर्स जैसे क्लर्क, ऑफिशियल्स अपने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको वहाँ पे भर्ती करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम हटा दिया, सारा अपना वाला ला दिया। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे अब वो उन्हीं की तरह सोचने लग गए, ब्रिटिशर्स की तरह, और उन्हीं की नौकरियाँ करने लग गए। और वो उनको बहुत कम पैसों पे रखते थे अपने पास, जैसे क्लर्क्स वगैरह बना दिया उनको छोटी छोटी पोस्ट पे और कम पैसे दिए, और वो सोचते थे, और हम सोचते थे इंडियंस की अरे वाह हमें तो बहुत बढ़िया जॉब मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। दे कट इंडियंस ऑफ फ्रॉम देयर ओन कल्चरल हेरिटेज। और वहाँ के बच्चों को, मतलब जो उनके स्कूल्स में पढ़ते थे, उनको इंडिया का कुछ नहीं सिखाया जाता था कि क्या आपकी कल्चरल हेरिटेज है, क्या आपकी चीज़ें संस्कृति है, उन सबसे उन्हें दूर रखा जाता था। ठीक।
तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। इन द अर्लियर सेंचुरी इंडिया हैड अ डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन, जैसे पाठशाला, मदरसाज, विहाराज एंड मेनी फॉर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप लर्निंग। अप्रेंटिसशिप लर्निंग क्या होती है बेटा? पर्टिकुलर कोई स्किल सिखाई जाती है बच्चों को। जैसे मान लो आर्टिशियन का बच्चा है, कुछ क्राफ्टमैन, वो कुछ आपके कपड़े को वीव करता है, तो वो अपने बेटे को भी वही स्किल सिखा देगा ताकि आगे जाके उसके काम आए। ठीक। सो दीज इंस्टीट्यूशन ट्रांसमिटेड नॉट ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज बट ऑल्सो द कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। तो हमारी जो पाठशालाएं थी ये बहुत अच्छी थी, ये बच्चों में संस्कृति सिखाती थी, उनको अच्छी तमीज़ सिखाती थी, उनके अंदर वैल्यूज़ बढ़ती थी, उनको अपनी ट्रेडिशन के बारे में बताती थी, ये सब चीज़ें होती थी। इवन इन द अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश रिपोर्टेड 100,000 ऑफ विलेज स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। तो उस टाइम पे 100,000 ऑफ विलेजेस थे, स्कूल्स से, मतलब विलेज स्कूल से इंडिया में, जिसमें से 100,000 to 150,000 ऑफ देम इन बंगाल एंड बिहार अप टू 1830 तक इतने सारे हमारे पास विलेज स्कूल्स थे, वेयर यंग नेटिव्स वर टॉट रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक अपॉन अ सिस्टम सो इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम सो सिंपल एंड इफेक्चुअल। तो हमारे जो पाठशालास थे उस टाइम पे वो बहुत अच्छे थे, वहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती थी, उनको हर तरह की मैथ्स वगैरह सिखाई जाती थी और सिंपल वे में सिखाते थे। अ शार्प टर्निंग पॉइंट इन इंडिया एजुकेशनल हिस्ट्री वॉज मार्क्ड बाय द नोटोरियस 1835 मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन थॉमस बी। तो टर्निंग पॉइंट कब आया इंडियन एजुकेशनल हिस्ट्री में? तो क्या था आपका ये मैक्यूले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये आ सकता है शॉर्ट नोट पे, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। तो ये किसने लिखा था आपका? थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले ने, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उन्होंने खुद बोला बाद में कि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी संस्कृत के बारे में या अरेबिक के बारे में, स्टिल उन्होंने क्या कहा कि जो यूरोपियन नॉलेज है वो फार बेटर है आपकी इंडियन नॉलेज से। आपकी इंडियन नॉलेज में कुछ भी नहीं है, हमारे यूरोप की तो एक लाइब्रेरी की एक शेल्फ में जितनी किताबें हैं ना, उतने में तो आपका सारा का सारा ज्ञान समा जाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें अपने आप पे। सो आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम who could deny the single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. Indian therefore needed British education whose objective would be to create a class of Indians who would be Indian in blood and color but English in taste, opinions, in morals and in intellect. तो वो कहते हैं आपको यहाँ का सारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, हम इंडिया में ही आपके इंग्लिश मैन क्रिएट कर देंगे। कैसे? आप दिखने में तो वो इंडियंस होंगे लेकिन बाकी सारी चीज़ें उनकी इंग्लिश की तरह होगी, उनकी लैंग्वेज वैसी होगी, उनका दिमाग का सोचने का तरीका, ओपिनियन वगैरह सब उनके इंग्लिश में ही होंगे, टेस्ट खाने का भी उनका वैसा ही होगा। Although a few prominent British Orientalists argued that Indian students should be left to study in their own language, Macaulay policy gained the upper hand and Indian traditional schools slowly disappeared, while English became the language of prestige associated with the colonial masters. अब वो क्या कह रहे हैं? कुछ prominent British Orientalists थे। Orientalist क्या होते हैं बच्चों? वो स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने एशियन लैंग्वेज या कल्चर के बारे में पढ़ा होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स को आप उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं का कल्चर फॉलो करने दो, उन्हें अपनी इंग्लिश लैंग्वेजेस मत सिखाओ। लेकिन फिर भी जो मैक्यूले पॉलिसी थी उसने अपर हैंड था, मतलब वो जीत गए और उन्होंने सारे के सारे इंडिया से ट्रेडिशनल स्कूल्स हटा दिए, ख़त्म करवा दिए। और इंग्लिश जो थी वहाँ पे लैंग्वेज बन गई कि जिसको इंग्लिश आती है वही बढ़िया अपर क्लास के लोग हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, बाकी सब तो वर्क कर रहे हैं, बाकी सब बेकार है, उनको हीन दृष्टि से देखा गया। आज भी क्या है, इंग्लिश को लोग बहुत बड़ा मानते हैं, अपनी हिंदी संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। इंग्लिश आनी चाहिए लेकिन इंग्लिश को ही सब कुछ मानना भी सही नहीं है। ठीक, ये तो अंग्रेज़ों की चाल थी अपने जैसे लोग बनाने की, ताकि वो उनको कम पैसों में अपने यहाँ हायर करके अपने काम करवा सकें। चलो आगे रीड करते हैं। English became the language of prestige associated with the colonial master, resulting in lasting divisions in Indian society between English educated elites and the masses. तो अब यहाँ पर उन्होंने डिवीजन क्रिएट कर दिया। जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वो तो इंग्लिश एलिट्स हो गए, अच्छे हाईली एजुकेटेड हो गए, लेकिन बाकी अलग लोग हो गए। ठीक है, तो दो टाइप की सोसाइटी बन गई इंडियन। The new education system served multiple colonial objectives. It created a pool of Indian clerks and minor officials who could staff the lower rank of the colonial administration at a fraction of the cost of British personnel. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो अभी इंग्लिश मैन बनाए, इनको बड़ी पोस्ट नहीं दी, इनको छोटी छोटी पोस्ट दी, क्लर्क्स वगैरह बना दिए, और उनको क्या बना दिया, माइनर ऑफिशियल्स बना दिए, छोटा मोटा पोस्ट देके, और उनसे और वो काम करवाएंगे बाकी इंडियन से। तुम समझ रहे हो? तो इस तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया। इट ऑल्सो
sidelined traditional source of knowledge and authority, creating generation of Indian disconnected from their own cultural heritage। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनकी नॉलेज और अथॉरिटी ज़्यादा हो गई और इतनी सारी जनरेशन ऑफ इंडियंस आ गए जो कि अपने जड़ों से बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे, उनको अपनी हिस्ट्री अपने कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था। चलो ये थिंक अबाउट इट जो है ये हम बाद में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं मैम दो वॉइसेस आ रही हैं, अलग अलग वॉइसेस आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक मैं ही हूँ, अंजलि धवन करके, मैं ही पढ़ाती हूँ आप लोग को। और प्रॉब्लम क्या होती है ना बच्चों, कभी मैं कहीं पे रिकॉर्ड करती हूँ या कभी किसी अलग अलग टाइम पे करती हूँ तो वो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बट इट्स मी ओनली। चलो अब नेक्स्ट आया आपका रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर टू सर्व इंपीरियल नीड्स। अब उन्होंने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह वो सब रीशेप करने शुरू कर दिए। इसका क्या मतलब हुआ, इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। इंडिया क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट। इंडिया के पास सब कुछ था, एग्रीकल्चर था, सारी क्रॉप, स्पाइसेस, हर चीज़ थी, कपड़े वगैरह हर चीज़ थी जो भी उन्हें चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अब क्या कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इंडिया को अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की। जो ब्रिटिश की ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करो, और मार्केट बना दी उन्होंने ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स की। मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाकर अपनी इंडस्ट्रीज़ में जाकर यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल उठाया, वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किए चीज़ें और फिर उनको इंडिया में लाकर महंगे दामों में बेच दी। ये उनकी पॉलिसी थी। The British transformed India economy from self-sufficient agriculture system supplemented by craft and manufacture production into supplier of raw material for British industry and a market forced to buy the British goods। ठीक है, रॉ मटेरियल्स ये जाते थे वहाँ पे और फिर उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप ब्रिटिश वाली चीज़ें ही खरीदो। Without going into the technical details of this economic transformation, let us take example of the construction of India vast railway network often cited as colonial blessing। तो ठीक है, हम इसकी टेक्निकल उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहे हैं किसका, जो इंडिया का वास्ट रेलवे नेटवर्क है ना वो उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था, तो वो एक तरह से ब्लेसिंग है हमारे लिए। While the railways did bring people closer together and integrated India internal market, it was designed primarily to move raw material from the interior to the ports for export and to distribute British manufactured goods। अब जो रेलवेज बनी, रेलवे का नेटवर्क पूरा ब्रिटिशर्स ने बनाया, तो इंडियंस ने क्या सोचा, अरे वाह ये तो हमारी सहूलियत के लिए बनाया। नो डाउट कि लोगों को इससे सहायता मिली कि लोगों का ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके पीछे ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो वो रॉ मटेरियल्स वगैरह इंटीरियर गांव वगैरह से लेकर आते हैं ना, बहुत अंदर जो गांव होते हैं, तो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसानी हो जाए, ताकि वो आसानी से उनके पोर्ट्स तक पहुँच पाए, सी जहाँ पर उनके सी से शिप से फिर अपने ब्रिटेन में चले जाएंगे रॉ मटेरियल। तो ये सब उन्होंने अपने लिए किया था, और ताकि जो ब्रिटेन में चीज़ें वो मैन्युफैक्चर करेंगे बनाएंगे वो वापस इंडिया में इंपोर्ट करना आसान हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी थी उनकी। वो हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था, बट ठीक है, साइड में हमें भी थोड़ा फ़ायदा हो गया। रेलवे रूट्स लार्जली इग्नोर द एग्जिस्टिंग ट्रेड। तो जो ऑलरेडी इंडिया में ट्रेड चल रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ पे। ये देखो, ये एक स्टीम लोकोमोटिव है फॉर मद्रास रेलवे। एक कंपनी जो थी उस टाइम पे रेलवे नेटवर्क जो है ऑपरेट कर रही थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर 1860 में। ये दिख रहा है ना आपको एक इंजन। चलो, नाउ द पैटर्न्स टू सर्व द कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो रेलवे थी बेसिकली वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को सर्व करने के लिए थी। Another purpose was to move the armies quickly from their cantonments if they had to fight a distant rebellion or war। और दूसरी क्या उनकी मंशा थी इसमें कि जो जब भी कभी कहीं वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आर्मी को फटाफट से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। Beside the construction of India Railway was not a gift from the colonial rulers to India। तो वो कहना जो इंडियन रेलवेज थी बेसिकली वो कोई भी कॉलोनियल गिफ्ट नहीं थी, वो दिखाया गया कि भैया ये गिफ्ट है, बट वो था नहीं। वो बेसिकली आपको मैंने बता दिया किन किन चीज़ों के लिए, तो रिवाइज करते हैं एक बार। रॉ मटेरियल मूव करने के लिए फ्रॉम विलेजेस टू, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ब्रिटिश गुड्स पूरे इंडिया में, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रूप्स को अगर कोई भी रिबेलियन अटैक हो जाता है तो। इंडिया को पे करने पड़ते थे रेलवेज़ के लिए टैक्सेस, तुम्हें पता है उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते थे, लेकिन मोस्टली रेलवेज जो है वो ब्रिटिशर्स के काम आ रही थी। टेलीग्राफ लाइंस भी बनवाई उन्होंने, लेकिन किसके लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कंट्रोल के लिए उन्होंने टेलीग्राफ लाइंस बनवाई। इंडियंस पे इस चीज़ से क्या बर्डन आया, इवन द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी ऑफिशियल, सैलरी, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब के सब इंडियन टैक्सेस से फंड होता था। उनका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छे से रह रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जितने उनके जो आर्मी वगैरह उन्हें रख रखी है उसको फीड करना, उसको खाना खिलाना, सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे इंडियन टैक्सेस से जाती थी। इन अदर वर्ड्स इंडियन जो है वही अपने ओन सब्जुगेशन के लिए पे कर रहे थे, मतलब चीज़ें भी उनकी, पे भी वो खुद ही कर रहे हैं।
Beside the construction of India Railway was not a gift from the colonial rulers to India. Most of it was paid for by Indian tax revenue, which means the Indian funded infrastructure that primarily served British strategic and commercial interest instead of being focused on serving the people needs. समझ गए? पे भी टैक्सेस जो है इंडियन कर रहे हैं और किसके लिए? ब्रिटिशर्स का काम हो रहा है, उन्हीं का फायदा हो रहा है. द सेम कैन बी सेट फॉर द टेलीग्राफ नेटवर्क. टेलीग्राफ नेटवर्क के लिए भी सेम था. इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कोलोनिज्म व बॉर्न बाय इंडियन सब्जेक्ट्स. तो जितनी भी कॉस्ट थी वो सारे के सारे इंडियन टैक्सेस से ही जाती थी. द कोलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, मिलिट्री इंस्टॉलेशन एंड लैविश लाइफस्टाइल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया वर ऑल फाइनेंस्ड बाय इंडियन टैक्सेशन. इन शॉर्ट, इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन. तो सब्जुगेशन का क्या मतलब होता है? मतलब हमारे ऊपर आके रूल कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हैं और अपने फोर्सेस, अपने लॉज वगैरह सब हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हैं. तो शॉर्ट में एक बार बताती हूँ कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया ताकि वो लॉयल इंडियंस बना सके, एक तरह से अपने काम करने के लिए लोग तैयार कर सकें, और डिस्ट्रॉय कर दिए सारे हमारे ट्रेडिशन को. उन्होंने रेलवेज बिल्ड करी, टेलीग्राफ्स बनवाए, बट ये सब अपनी ब्रिटेन कॉमर्शियल और मिलिट्री नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया कि उनका जो है इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर जाएं. एंड ये सब के पेमेंट कहाँ से जाती थी? इंडियन से जो टैक्स लिया जाता था उससे ये सब पेमेंट करके वो अपने इंडस्ट्रीज को फ्लरिश कर रहे थे और हमको ड्रेन कर रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चैलेंजिंग द कॉलोनियल अथॉरिटी. अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश थे देखो पावरफुल तो थे, लेकिन इंडियंस भी चुपचाप कॉलोनियल रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. उनको भी अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था. तो फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी क्या हुआ, बहुत सारे रिबेलियंस आ गए, मतलब उनके खिलाफ बोलने वाले लोग आ गए. और ये साइन था पहला कि ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस हो रही है, लोग उनके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं. India was such an enormous source of wealth, natural and human resources for the British that they nicknamed her the jewel in the crown of the British Empire. And they asserted that India would forever remain part of the British Empire on which the sun never sets. तो इंडिया उनके लिए एक सोने की चिड़िया समझ लो. उन्होंने उसे अपना गहना समझ के रखा था और सोचा था कि क्योंकि यहाँ पे बहुत वेल्थ है, बहुत पैसे हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे वो हमेशा के लिए राज करते रहेंगे. और उन्होंने, उनका एम्पायर इतना बढ़ गया था, वो सोचते थे कि यहाँ पे तो कभी सन सेट होगा ही नहीं ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब हमारा इंडिया पे उनका राज हमेशा चलता रहेगा ज़िंदगी भर. लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा था, जिसकी वजह से बाद में रिबेलियंस होते वो आ चुके थे और रेजिस्टेंस इनको फेस करनी पड़ी. वही था हमारा टर्निंग पॉइंट. चलो नेक्स्ट. हाउएवर, ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रेजिस्टेंस मूवमेंट मैनिफेस्टेड टू ट्राई एंड रिपेल दिस सेल्फ इम्पोज्ड गेस्ट. ऑल्दो उनको रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से फेस करना पड़ रहा था. सेल्फ इम्पोज गेस्ट मतलब आपके घर में कोई मेहमान ज़बरदस्ती आ गया हो. We will briefly survey a few such moments, but before we do so, let us have a good look at the map of the British Indian Empire. The red and pink territories are those directly under the British administration, while the yellow ones are the princely states that we discussed earlier. तो देखते हैं. तो ये हमारा आपको मैप दिख रहा है. आप अपनी बुक में देखो, आपको क्लियरली दिखेगा. जो रेड और पिंक एरियाज है ना, वो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल है. कितने सारे आपको पिंक एरियाज दिख रहे होंगे, सारा ब्रिटिश रूल है. येलो एरियाज जो है वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब इंडियन रूलर्स तो है लेकिन वो सब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर है. काम वहाँ पर भी सारा कुछ ब्रिटिश ही कर रहे हैं, जो येलो एरिया है. और उसके बाद जो ब्लैक लाइन्स हैं वो रेलवे लाइन्स हैं, जो कि ब्रिटिश नीड्स को ही सर्व करने के लिए उन्होंने बनाई थी. तो पूरा का पूरा आप इंडिया के मैप में देख रहे हैं, येलो और पिंक ही है, मतलब सब कुछ ब्रिटिश के अंडर ही था एक तरह से. नाउ द सन्यासी फकीर रेबिलियन, ये क्या था? वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस मूवमेंट, ऑफन कॉल्ड द सन्यासी और सन्यासी फकीर रेबिलियन, बिगेन इन बंगाल आफ्टर टेरिबल फेमिन ऑफ 1770. जब बंगाल के अंदर भूखमरी हुई थी 1770 में, तो उसके अंदर 1/3 ऑफ पॉपुलेशन मर गई थी. तो उसके अगेंस्ट अब एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए थे. वो कौन थे? हिंदू सन्यासी थे, मुस्लिम फकीर थे. ये लोग क्या थे बेटा? एस्केटिक्स थे. मतलब इन लोग को, इन्होंने दीन दुनिया सब छोड़ रखी थी, इनको कोई मतलब नहीं था वेल्थ से, किसी भी चीज़ से. तो ये क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि ब्रिटिश ने इनके भी मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी. ये लोग तो घूमते रहते थे पिलग्रिमेज के लिए, इधर उधर रिलीजियस जगहों पे जाने के लिए, लेकिन ब्रिटिश ने इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिनकी वजह से इनको और भी गुस्सा आया और ये उनके अगेंस्ट खड़े हो गए. हार्श टैक्सेशन पॉलिसीज थी उनकी, रेवेन्यू पॉलिसीज थी आफ्टर द फेमिन, जिनकी वजह, ये भी एक कारण था कि ये लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो गए. अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर थे, ट्रेजरीज थे, जो कि पैसे रखते थे, खजांची, उनके ऊपर अटैक करे और 3 डिकेड्स तक ये लगातार उनसे लड़ते रहे. तो ब्रिटिशर्स ने इन रिस्पॉन्स इनको क्या कहा? इन्होंने कहा ये बैंडिट्स हैं, ये रिबेलियंस हैं, इनको यहाँ से भगाओ. और उन्होंने सुपीरियर फोर्सेज, अपनी जो आर्मी वगैरह थी, इनको सप्रेस करने के लिए, इनको रोकने के लिए अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया और बहुत सारे रिबल्स को तो मरवा भी दिया उन्होंने. ठीक है.
Groups of sannyasis and fakirs who used to travel freely for pilgrimage and charity found their movement restricted by the British India East Company policy, especially by the new land and taxation policies. तो वो उनका ट्रैवल जो था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, उनको इधर उधर जाने नहीं दिया जाता था. द प्रिसाइज मोटिवेशन ऑफ द सन्यासीज एंड फकीर हैव बीन डिबेटेड, but over the next 3 decades they attacked British treasuries and tax collector. The British called them bandits, executed some of them and used their superior forces to eventually defeat them. तो ब्रिटिशर्स ने उनको मरवा दिया और अपनी आर्मी से उनको रुकवा दिया. दिस रेबिलियन लेटर इंस्पायर्ड द बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नॉवल आनंद मत. तो उसके बाद इन्हीं मूवमेंट से एक जो वहाँ के बंगाली राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने एक नॉवल लिखा अपना आनंद मत करके 1882 में. उसके अंदर सॉन्ग था वंदे मातरम, जो इंडियंस को बहुत इंस्पायर करता था. जब गाना सुनते हैं तो अपनी पेट्रियाटिक फीलिंग आती है. सो इट यूज टू इंस्पायर इंडियंस ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अर्ली 20th सेंचुरी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम्स इंडिया नेशनल सॉन्ग. और इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारा इंडिया का नेशनल सॉन्ग भी बन गया था वंदे मातरम. तो एक बार शॉर्ट में इसको देखते हैं कि किस तरीके से 1700 में ही इंडिया जो थे वो रजिस्ट करने लगे थे ब्रिटिश रूल को. उनको इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही थी, तो सन्यासी फकीर रिबेलियन हुआ बंगाल में. दिस इज एन अर्ली एग्जाम्पल कि हिंदू एंड मुस्लिम यूनाइट हुए, एक साथ उन्होंने आवाज़ उठाई एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट. ये शो करता है कि जो फाइट ऑफ फ्रीडम थी ना, जो फ्रीडम के लिए लड़ाई थी हमारी स्वतंत्रता के लिए, वो 1857 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी. ओके. Now, tribal uprisings. India tribal communities faced unique threats as the British expanded into forest hills, disrupting their traditional way of life. The British described tribals as primitive, restricted their access to forest and forest produce, sometimes acquiring tribal land or turning it into private property, imposing cash taxes, catching tribals in debt traps, replacing traditional tribal councils with the British legal system, and encouraging missionaries to civilize and convert tribals to Christianity. ये थोड़ी एनसीईआरटी की लैंग्वेज बेटा टफ लगती है ना, तो मैं जो आपको इस बार नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ ना, वो लॉन्ग नोट्स होंगे और वो इजी लैंग्वेज में होंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप आंसर्स भी लिख सको उससे. चलो तो इसको समझते हैं. जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी लाइफ को ख़राब करके रखा था. उन्होंने क्या कहा कि जो ट्राइबल पीपल है वो सिर्फ फॉरेस्ट में ही रहेंगे और जो वहाँ पे वो उगाते हैं वही खाएंगे, बाहर नहीं आएंगे. उन्होंने ट्राइबल लैंड्स को भी जब्त कर लिया और उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया अपनी. उन्होंने नए उनके ऊपर टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए और जो ट्राइबल्स से बेचारे जिनको लेना देना नहीं है किसी चीज़ से, वो उनके ऊपर कर्ज चढ़ा दिया इतना सारा. फिर उन्होंने बहुत सारे ग्रुप को क्या बोल दिया कि क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, हाँ, जिसकी वजह से वो उनका हैरेसमेंट करते थे और वो ट्राई करते थे उनको सिविलाइज करने के लिए विद द मिशनरी एक्टिविटीज़. अब ट्राइबल पीपल कैसे रहते हैं, ऐसे ही अपने पत्ते वत्ते बांध के, उनको कुछ मतलब नहीं है बाकी चीज़ों से, लेकिन वो उनको ट्रेन करने में लगे हुए हैं. बेसिकली वो चाहते क्या थे, उनको ट्रेन करके कि वो भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करें. बिसाइड्स द colonial law categorized 100 of tribal communities as criminal tribe, causing them to be unjustly harassed for decades. उनको क्रिमिनल बोलकर उनको हैरेस किया, उनको बिना बात की यातनाएं दी. Some of the above abuse led some tribes to rise in rebellion against the colonial power. तो अब जब किसी को इतना बिना वजह परेशान करोगे तो उनके अंदर भी तो गुस्सा आएगा ना, तो वहाँ पे ट्राइब्स जो थी उनके अगेंस्ट खड़ी हो गई. Among the first such event, the Coal Uprising 1831 to 1832 in Chota Nagpur in present-day Jharkhand started when the British introduced land policies that favored outsiders over the original tribal inhabitants. अब क्या हुआ, अब एक कोल अपराइजिंग हुई. अपराइजिंग मतलब एक ग्रुप बन गया उनके अगेंस्ट, जो 1831 टू 1832 में बना. लोकेशन क्या थी, छोटा नागपुर, जो आज की डेट में झारखंड है ना, वहाँ पर ये ग्रुप राइज हुआ. और कॉज क्या था इसका, जो नई नई ब्रिटिश की पॉलिसीज आ रही थी वो दूसरों को फेवर कर रही थी, जबकि जो ट्राइबल लैंड ओनर्स हैं जो वहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं उनको छोड़कर बाहर वालों के लिए वो पॉलिसी जो थी फायदेमंद थी. और इसकी वजह से कोल ट्राइब्स आ गई जिसके अंदर मुंडास एंड ओरॉन्स थे. They took control of the territory temporarily, but then they were defeated by the British forces. अब ट्राइबल पीपल में इतनी तो ना उनके पास समझ थी ना वेपन्स थे जो उनके अगेंस्ट लड़ सके ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट, तो वो लोग हार गए. लेकिन हाँ, उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई.
The Kol tribes, which included the Mundas and Orons, among others, temporarily established their control over significant territory before being defeated by the British forces. तो उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया था अपनी टेरिटरीज पे, लेकिन बाद में वो डिफीट हो गए थे, ब्रिटिश फोर्सेस ने उन्हें हरा दिया. उसके बाद कौन आया बेटा, हमारे संथल रेबिलियन आया 1855 to 1856. अ वाइड स्प्रेड अपराइजिंग ऑफ द संथल पीपल अक्रॉस पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, which was led by two brothers, Sindhu and Kanhu Murmu, and rebelled against moneylanders and landlords who were taking away their ancestral lands with the British support. अब क्या हुआ, अब दूसरा रिबेलियन आया उनका, संथल रेबिलियन 1855 to 1856 में. लीडर्स कौन थे इसके, दो भाई थे, सिंधु एंड कन्हू मुर्मू. ठीक है, ये संथल ब्रदर्स कहते हैं इनको. और प्रेजेंट इसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पर ये शुरू हुआ था रिबेलियन, ये आया था आपका जो प्रेजेंट डे झारखंड है, बिहार है, बंगाल है, उस एरिया में. क्यों हुआ था, क्यों लोगों के मन में गुस्सा आया था, क्योंकि जो मनी लैंडर्स थे, जो उधार जिसको देना था, और जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो सबको ब्रिटिश ने प्रोटेक्शन दे रही थी. तो उन्होंने ट्राइबल पीपल की, जो वहाँ पे आदिवासी लोग थे, उनकी लैंड को जब्त कर लिया, उनसे उनकी लैंड अपने पास रख ली. ठीक है ना, इस वजह से उन्हें गुस्सा आया. तो संथल से क्या किया, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी. उन्होंने कहा हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और आखिरी दम तक हम लड़ेंगे, जब तक हमारे अंदर एक भी बूंद है ना उसकी ब्लड की, हम लड़ते रहेंगे. तो इसका आउटकम क्या हुआ, ब्रिटिश अब चुप तो रहेंगे नहीं, उन्होंने भी रिटेलिएट किया ब्रूटली, बहुत गंदे तरीके से, और उन्होंने विलेजेस को जला दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया. और इसकी वजह से इट इंस्पायर्ड अदर ट्राइबल कम्युनिटीज टू रेजिस्ट द कॉलोनियल रूल. तो धीरे धीरे जो ये गुस्सा था बाकी ट्राइबल लोगों में भी पहुंचा और उन्होंने कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी. The Santhals declared their own government and vowed to fight to the last drop of the blood. The British response was brutal. After some initial losses, they burned entire villages and killed thousands of Santhals, including eventually the rebel leaders. However, the daring Santhal rebellion inspired other tribal communities to resist the colonial rule. हमने ऑलरेडी समझा दिया आपको. ये देखो, इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है किस तरह से बेचारे संथल्स अपने बो एंड एरो लेके लड़ाई कर रहे हैं, और किस तरीके से जो आर्मी है उनकी ब्रिटिशर्स की, वो वेल इक्विप्ड है, वो इनको मार रही है. बेचारे इनके पास तो कपड़े भी नहीं होते थे ना, ऐसे ही ट्राइबल लोग पहनते थे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. अब पीजेंट्स कौन होते हैं, जो फार्मर्स थे उस टाइम पे, जिनके पास थोड़ी सी लैंड होती थी और वो उसके ऊपर अपना, फार्मर्स तो नहीं कहेंगे, मतलब उनके पास एक लैंड होती थी और वो अपना खाना वगैरह उगाते थे, अपने एनिमल्स वहाँ पे रखते थे. अब वो क्यों गुस्सा हो गए, उन्होंने क्यों उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, कॉलोनियल रूल के खिलाफ. Even without famines, peasants suffered under the unfair British revenue collection, often losing their lands to money lenders or new landlords. तो अब होता क्या था, तो उस टाइम पे पीजेंट्स की बहुत बुरी हालत थी. क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ने अनफेयर टैक्सेस लगाए हुए थे लैंड पे, चाहे क्रॉप उग रही है नहीं उग रही है, उनको टैक्सेस देने ही है. और उसके बाद इतना उधार हो जाता था फार्मर्स के ऊपर कि उनको अपनी लैंड ही मनी लैंडर्स को देनी पड़ती थी. तो बिना बात के ना, फालतू में तुम टैक्स लगा रहे हो और फिर उनसे उधार भी, कर्जा वो ले रहे हैं बेचारे, फिर उधार माफ़ करने के लिए अपनी लैंड दे रहे हैं, तो पागलपन ही चल रहा था. अब रिवोल्ट शुरू हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट 1859 to 62. इसमें क्या था, इट इलस्ट्रेट्स दिस एक्सप्लॉयटेशन. European planters forced peasants in the northern parts of the Bengal to abandon food crops and instead grow indigo plants, as the indigo dye was then in great demand in Europe. From planters to traders, everyone earned huge profit except the peasants, who were so poorly paid that they got off trapped in the debt slavery. अब ये पीजेंट अपराइजिंग हुआ आपका था इंडिगो रिवोल्ट. इंडिगो रिवोल्ट क्या था बच्चों, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे उन्होंने फोर्स किया हमारे पीजेंट्स को बंगाल के अंदर कि आप इंडिगो उगाओ, ठीक है ना, फूड क्रॉप मत उगाओ. इंडिगो क्या थी, एक डाई थी. उन्होंने कहा ये वाला डाई उगाओ, मतलब डाई उससे बनाते हैं, तो वो वाली क्रॉप उगाओ जिससे कि डाई बन सके, क्योंकि उस टाइम पे वो डाई जो है वहाँ पे चाहिए थी यूरोप में. तो इंडिगो डाई वॉज इन ग्रेट डिमांड यूरोप में. तो उसकी वजह से प्रॉफिट किसको हुआ, प्लांटर्स को हुआ, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे. लेकिन पीजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से जो थी वो पुअर हो चुके थे, क्योंकि उनको तो पे करते नहीं थे. वो लोग बेचारे उगा रहे हैं, अपनी क्रॉप्स भी नहीं उगा पा रहे, खाने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं था, और उनको पे भी नहीं किया जाता था जो वो उगा रहे हैं. तो फ़ायदा किसको हो रहा था, आपके यूरोपियन प्लांटर्स को हो रहा था, और पीजेंट्स को बहुत कम पैसे मिलते थे, और वो उसकी वजह से उन्हें कर्जा लेना पड़ता था, और वो उसके बाद स्लेव बन जाते थे. अगर वो कर्जा नहीं माफ़ होता था उनका, वो कर्जा नहीं दे पाते थे, तो उन्हें स्लेव बना दिया जाता था. पूरी ज़िंदगी उन्हें ऐसे ही बिना पैसों के काम करना पड़ता था. अब इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई. पीजेंट्स ने कहा नहीं, हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे. और उन्होंने जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको क्या कर दिया,
जेल में डाल दिया, टॉर्चर किया और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब तबाह कर दी। वायलेंस इरप्टेड बिटवीन द प्लांटर्स एंड द पीजेंट, इसकी वजह से आपकी वायलेंस हो गई वहाँ पर प्लांटर्स के बीच में और आपके हमारे पीजेंट्स के बीच में। फिर सपोर्ट किसने किया? जो एजुकेटेड बंगालीज थे लोकल प्रेस में, उन्होंने सपोर्ट किया पीजेंट्स को, उन्होंने न्यूज़ वगैरह में डाला इन चीज़ों को। उसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज़ दे वर फोर्स टू कर्ब सम एब्यूजेस। तो जब न्यूज़पेपर में निकला, सारी दुनिया में पता लगने लगी ये चीज़ें, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज होती। लेट्स रीड इट। फ्रॉम प्लांटर्स टू ट्रेडर्स एवरीवन अर्न ह्यूज प्रॉफिट एक्सेप्ट द पीजेंट हु वर सो पुअरली पेड दैट दे गॉट ट्रैप्ड इन द डेब्ट स्लेवरी। When they refuse to grow indigo, they face imprisonment, torture and destruction of their properties. समझो, एक तो इंडिगो ग्रो करते थे, उनको पैसे नहीं देते थे, फिर जब वो मना करते थे तो उनको प्रिजन में डाल देते थे। Their uprising was directed mostly at the planters who retaliated by hiring mercenaries to attack the peasants. Their cause was supported by educated Bengalis and the Bengali press. The British authorities were eventually forced to restrict some of the worst abuses. एक बार रिवाइज करते हैं कैसे ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने रेजिस्ट किया ब्रिटिश रूल को। कोल ग्रुप आया, संथल रिबेलियंस आए, उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपनी लैंड को, ट्रेडिशन को। उसके बाद इंडिगो रिवोल्ट हुआ विच वॉज अबाउट द फार्मर्स कि वो कोई भी क्रॉप उगा सकते हैं, उनकी कैश क्रॉप्स क्यों उगाए यूरोपियन प्रॉफिट के लिए। सो दीज अपराइजिंग प्रूव कि ऑर्डिनरी इंडियंस वर नॉट पैसिव, दे फॉट बैक। ऐसा नहीं था वो चुपचाप सह रहे थे, उन्होंने लड़ाई करी। Now let's explore. इंडिगो क्या होता है बेटा? वो एक एक्चुअली डीप ब्लू पिगमेंट होता है विच इज़ यूज इन डाई। कपड़े डाई करते हैं ना, ब्लू कलर का होता है वो। इंडिगो मतलब थोड़ा ब्लू पर्पलिश कलर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नेचुरल सब्सटेंस दैट हैव बीन ट्रेडिशनली यूज इन इंडिया टू डाई द क्लॉथ? There are several more notable examples of uprising across the subcontinent, which, along with their other aspects of the British rule that we saw earlier, built up to the largest uprising of the 19th centuries. Let us turn to it. तो और भी rebellions हुए और उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा आया द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। तो 1857 रिबेलियन था, वो लार्जेस्ट अपराइजिंग थी आपकी 19th सेंचुरी की ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। इसमें क्या हुआ था? इट वॉज ट्रिगर्ड बाय द सिपाहीज। सिपाहीज किसको बोलते थे बेटा? जो इंडियन सोल्जर्स थे वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया, जिसने आपके पीजेंट, रूलर्स और ऑर्डिनरी पीपल सब जुड़ गए, क्योंकि वो सब बहुत परेशान थे और वो सब के सब ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो एक बार इसको रीड करते हैं। द ब्रिटिश कॉल्ड इट द सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? अगर जैसे ब्रिटिश उस वक्त कमांड में थे तो उनका कहना मानना सोल्जर्स ने बंद कर दिया था, इसलिए इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। सोल्जर्स ने ब्रिटिश का कहना मानना बंद कर दिया था। सिपाहीज, लेट अस रिकॉल, वर द इंडियन सोल्जर्स एनरोल्ड इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज ब्रिटिश आर्मी। सिपाहीज किसको बोलते थे? वो लोग जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी के अंदर तैनात किए गए थे, भर्ती किए गए थे। इट्स ऑफिसर्स ऑफ कोर्स वर ऑलमोस्ट ऑल ब्रिटिश। उन्होंने सिर्फ सिपाहीज रखे थे हमारे जो इंडियंस थे, बाकी जो ऑफिसर्स वगैरह रैंक, बड़ी रैंक थी, वो सिर्फ सारे ब्रिटिश थे। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, हिस्टोरियन रिजेक्टेड द टर्म सिपाही म्यूटिनी, प्रपोजिंग फ्यू अदर्स इंस्टेड। तो इंडिपेंडेंस जब हो गई तब हिस्टोरियंस ने जब स्टडी किया तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये दूसरी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा इंडिया, सारे रूलर्स, ऑर्डिनरी पीपल, सब लोग इकट्ठे हो गए थे इस रिबेलियन में, इस जंग में। Following many scholars, we will call the event the Great Rebellion of 1857. But what exactly happened? तो इस Great Rebellion में हुआ क्या था एक्चुअली, आओ देखते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या कहा? ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी है, सिपाही जो है उन्होंने कहना मानना बंद कर दिया, जैसा सोल्जर्स रिवोल्ट। लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी इस टर्म को इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि इट वॉज मच ब्रॉडर। पीजेंट, रूलर एंड ट्राइबल ऑल्सो ज्वाइन देम। टुडे मैनी कॉल इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आजकल क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो लड़ी थी। अब अर्ली साइंस थे डिसकंटेंटमेंट थे। अब कौन कौन से थे, क्यों हुआ ऐसा रिवोल्ट? सबसे पहले आई आपकी वेलोर म्यूटिनी 1806 में, जब न्यू यूनिफॉर्म्स दी गई सारे सोल्जर्स को। उस न्यू यूनिफॉर्म ने क्या किया था? इट वायलेटेड द रिलीजियस कस्टम्स। कुछ रिलीजियस कस्टम्स से सबके हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज के, वो यूनिफॉर्म जो वो वायलेट कर रही थी। हिंदू सिपाहीज वर फॉरबिडन फ्रॉम वियरिंग रिलीजियस मार्क। हिंदू सिपाही को बोला कि आप रिलीजियस मार्क कोई भी नहीं पहन सकते, जैसे हिंदू लोग पहनते हैं ना अपने शिव भगवान या गणेश जी का कुछ भी, वो सब वो नहीं पहन सकते। मुस्लिम सिपाहीज को फोर्स किया कि आपको अपनी बियर्ड शेव करनी है, तो वो सबको ये चीज़ पसंद नहीं आई। फिर सिपाहीज ने रिवोल्ट किया, उन्होंने वेलोर फोर्ट को सीज कर दिया, कब्जा लिया और बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को भी मार डाला, क्योंकि अब सिपाहीज को गुस्सा आ गया कि तुम हमारी यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हो, हमारे रिलीजियस चीज़ों को भी बैन कर रहे हो कि हम नहीं पहन सकते, ये क्या बात हुई। फिर सप्रेस, अब
वो क्या करेंगे ब्रिटिशर्स, उन्होंने सप्रेस किया इस चीज़ को ब्रूटली और 100 ऑफ सिपाहीज को एग्जीक्यूट कर दिया, 100 ऑफ सिपाहीज को मरवा दिया उन्होंने। फिर एग्रीकल्चर हार्डशिप्स ऑल्सो क्रिएटेड रिसेंटमेंट। अब बाकी जगह पे भी रिसेंटमेंट चल रही थी ना, सारे लोगों को परेशानी थी, पीजेंट्स को भी प्रॉब्लम थी क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे, एग्रीकल्चर वो लोग कर नहीं पा रहे थे ठीक से। सिंस मोस्ट ऑफ द सिपाहीज जो थे वो फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली से थे, उनको भी पता है कि हम ब्रिटिश के अंडर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ की वजह से, तो इन सब चीज़ों की वजह से वेलोर म्यूटिनी हुई। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट बढ़ रहा था, मतलब लोग खुश नहीं थे इस रूल से। एक बार से रीड करते हैं। इवन अर्लियर देयर वर सेवरल साइंस ऑफ सीवियर डिसकंटेंट अमंग द सिपाहीज, बिगिनिंग विद द सो कॉल्ड वेलोर म्यूटिनी ऑफ 1806 which erupted when the British introduced new uniform regulation that violated the religious practices of both Hindu and Muslim सिपाहीज। समझ में आ गया? उनको बैन कर दिया था रिलीजियस मार्क्स पहनने से, और मुस्लिम्स को कहा था कि बियर्ड शेव करो। For example, they were forbidden from wearing religious mark on their forehead and were required to shave their beards. The Sipais seized the Vellore fort in the present day Tamil Nadu में जो है था मतलब, and killed many British officers and troops. The British, however, crushed the revolt, killing and executing 100 of Sipais. तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ये पूरा था आपका वेलोर म्यूटनी। तो इसमें क्या था, सोल्जर्स को बोला यूनिफॉर्म न्यू पहनो, सारी पॉलिसीज अप्लाई करो, रिलीजियस मार्क्स नहीं पहनने, आप और आपके जो बियर्ड है उसको शेव करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनके मन में रिवोल्ट आ गया और उन्होंने उनका फोर्ट सीज करके काफ़ी सारे ब्रिटिश सोल्जर्स भी मार डाले, और दूसरा लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी सारे सिपाहीज को मार डाला। तो ये सब हुआ। We should also keep in mind that most Sipais were from the agriculture families which had been suffering great hardship owing to the British policies of the land revenue. तो ज़्यादातर सिपाहीज किस बैकग्राउंड से थे? फार्मर्स की बैकग्राउंड से। तो उनको पता था ऑलरेडी ब्रिटिश ने बहुत हैवी टैक्सेस लैंड पे लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आफ्टर डिकेड्स ऑफ इंक्रीजिंग frustration, in 1857, rumors spread across the northern and central India that rifle cartridges were greased with the cow and pig fat, offending the Hindu and Muslim sipais religious sensibilities. अब यहाँ से झटका लगा बहुत बड़ा वाला, क्या? जो कि इमीडिएट कॉज बना 1857 के रिवोल्ट का। र्यूमर वहाँ पे स्प्रेड हो गई क्या कि जो न्यू राइफल के कार्टेजेस है ना, जो बारूद है, जो उनमें गोला वोला डलता है, वो उनको ग्रीस किया गया है काऊ या पिग फैट से। अब वो जो कारतूस थे, वो जो कार्टेजेस थे, वो उनको मुंह से काटने पड़ते थे। अब क्योंकि उसके ऊपर काऊ और पिग फैट लगा है, तो कुछ काफ़ी सारे हिंदू लोग इसके अगेंस्ट बोल पड़े। ऑफेंसिव था हिंदूज़ के लिए, बिकॉज काऊ हमारी माता है, हम उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, एंड मुस्लिम के लिए पिग्स आर फॉरबिडन। तो ये दोनों हिंदू और मुस्लिम सिपाही जो थे इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। फिर जो मंगल पांडे था, अ सिपाही एट द बैरकपुर बंगाल, उसने अटैक किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को इसकी प्रोटेस्ट में। उसने कहा मैं इस कारतूस को अपने मुंह में नहीं डालूंगा, और फिर उन्होंने सबसे पहले अटैक कर दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को, लेकिन फिर उन्होंने मंगल पांडे को मरवा दिया, विच एंगर्ड मैनी मोर सिपाही। और उसकी वजह से जो बाकी सिपाही थे ना, वो बहुत गुस्सा कर गए। इसको एक बार रीड करते हैं। At Barakpur in present-day West Bengal, the Sepoy Mangal Pandey attacked British officers. His execution spread further discontent among the Sipais. तो उसको जब मार दिया मंगल पांडे को, तो उसके बाद सारे के सारे सिपाहीज और अगेंस्ट हो गए। In Meerut, in present day Uttar Pradesh, मेरठ आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, some of them killed their British officers and marched to nearby Delhi, where they proclaimed the elderly but politically powerless Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar as their leader. His empire was limited to a small area in Delhi. अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरठ में कुछ लोग जो कुछ सिपाही थे, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डाला और फिर वो चल पड़े अपने दिल्ली की तरफ, जहाँ पे वो पॉलिटिकली पावरलेस मुगल एम्परर था एक, मतलब उसकी भी कोई ज़्यादा पावर बची नहीं थी, बहादुर शाह जफर, लेकिन उन्होंने उसको ही अपना लीडर बना दिया। तो देखो एक बार इसको पूरा देखते हैं। मेरठ में मई 1857 में सिपाहीज ने अपने ऑफिसर्स को मारा, दिल्ली की तरफ मार्च कर गए, और फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर किया कि ये हमारा सिंबॉलिक लीडर है, हमारा लीडर है, जबकि बहादुर शाह जफर के पास ज़्यादा पावर उस टाइम पे नहीं थी, वो बूढ़े भी हो गए थे। तो रिवोल्ट ये वाला जो था वो और भी मेजर सेंटर्स में स्प्रेड कर गया। कहाँ? कानपुर, लखनऊ, झांसी और ग्वालियर। तो लीडर्स कौन कौन से थे आपके? नाना साहिब थे कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, तात्या तोपे हमारे जो थे मराठा कमांडर थे, और बेगम हजरत महल जो थी हमारी वो लखनऊ से थी। ठीक। अब ब्रिटिश ने क्या रिस्पांस दिया बेटा इसका? बहुत ब्रूटल रिटेलिएशन, बहुत गुस्सा आया ब्रिटिशर्स को। उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया सितंबर 1857 में विद मैसेकर्स ऑफ सिविलियंस जो थे वहाँ पे बेचारे, उनको मार डाला बहुत बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना हत्या कर देना।
फिर कानपुर ने उन्होंने बहुत सारे लोगों को मरवाया ताकि वहाँ पे वो अपना टेरर फैला सकें। विलेजेस को जला दिया, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी, बहुत सारे लोगों को मार दिया। और जो रिबेल्स थे, दे लैक यूनिफाइड लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से ये वीक मूवमेंट जो था वो काफ़ी वीक पड़ गया, क्योंकि अब सब ने इतना उन्होंने दहशत फैला दी कि काफ़ी लोग डर के बैठ गए, उनकी यूनिटी खत्म हो गई और ये मूवमेंट जो था 1857 का वो वीक हो गया। बट काफ़ी रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे। लेट्स रीड। द मिलिट्री डिसीजंस वर हाउएवर टेकन बाय द कमांडर्स। तो वो वहाँ पे मुगल एम्परर के पास चले गए थे, उनको अपना लीडर बनाया, लेकिन जो मिलिट्री डिसीजंस थे वो कमांडर्स ही लेते थे। द रिवोल्ट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया विद सिपाहीज कैप्चरिंग की सिटीज लाइक कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। तो सिपाहीज ने ये सारी सिटीज को कैप्चर किया। कानपुर में रिबेल फोर्सेज वर अंडर नाना साहिब इनिशियली agreed to give safe passage to British civilians, but then massacred over 200 men, women and children for reasons that are still debated. तो कानपुर में आपके रिबेल फोर्सेस जो थे नाना साहिब के अंदर, उन्होंने एग्री किया था कि आप वो सिविलियंस को, ब्रिटिश सिविलियंस को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने 200 आदमी और औरत वगैरह मार दिए थे। पता नहीं किसी को भी आज तक इसका रीज़न। Now, the British response was systematic and extremely brutal, beginning with the recapture of Delhi in September 1857, where the British forces conducted house-to-house massacres. अब ब्रिटिशर को बहुत गुस्सा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उन्होंने कैप्चर किया दिल्ली को दोबारा से और उसके बाद उन्होंने घर घर जाकर लोगों को मार डाला। एट कानपुर दे कंडक्टेड मास एग्जीक्यूशन डिजाइन टू स्ट्राइक द टेरर इन द पॉपुलेशन। इससे पूरा टेरर फैल गया पॉपुलेशन में। इन अ लॉन्ग punitive campaign, they burned villages, destroyed crops, causing countless death, vastly more than those inflicted by the rebels. तो rebels ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन्होंने बाद में ब्रिटिशर्स ने कर डाला। Now, according to some historians, the Great Rebellion failed because the Sipais lacked a unified command and a consistent strategy despite some heroic leader. तो heroic leaders तो थे इस रिवोल्ट में, लेकिन ये रिवोल्ट फेल हो गया, ब्रिटिशर्स फिर जीत गए। ये लोग जो है वीक पड़ गए थे क्योंकि इनके पास प्रॉपर यूनिटी नहीं थी, प्रॉपर लीडर नहीं था जो इन्हें गाइड कर सके। The uprising failed, but it marked a turning point, especially in sowing a seed for an idea that foreign domination was unacceptable. ये ऑल्दो ये जो आपका रिवोल्ट था वो ज़्यादा काम का नहीं रहा, लेकिन उसने एक बीज डाल दिया सारे इंडियंस के मन में कि ये जो फॉरेन रूल कर रहे हैं ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसके खिलाफ ही रहेंगे। The seed would grow early in the 20th century into a full-fledged struggle for freedom, through which different methods, though with different methods. Meantime, in 1858, the British Crown took direct control of India from the East India Company, initiating the period of British Raj. तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश जो थे वो अब ब्रिटिश राज में आ गए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कंट्रोल ले लिया और सारा राज अब खुद करने लगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू हमारा ब्रिटिश राज। ब्रिटिश पॉलिसीज शिफ्टेड फ्रॉम एग्रेसिव टेरिटोरियल एक्सपेंशन टू कंसोलिडेशन ऑफ कंट्रोल। द इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज सो एज टू प्रिवेंट यूनिफाइड रेजिस्टेंस इन फ्यूचर। तो फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसीज सारी शिफ्ट कर दी। अब वो उन्होंने कंट्रोल जो था और सख्त बना दिया कि आगे से ऐसे सिपाही जो हैं वो यूनिफाई ना हो पाए, वो यूनाइटेड होकर कोई भी रिवोल्ट इस तरीके का ना कर पाए। तो उन्होंने काफ़ी उस चीज़ के ऊपर भी सख्ती बरती। अब नेक्स्ट है हमारा द लेगेसी ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म इन इंडिया। The Europeans, mostly British, their conquest and rule of India was not a civilizing mission. India's own civilization was much older than Europe. तो वो कह रहे हैं जो ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, उसको रूल किया, तो वो कोई सिविलाइजिंग मिशन नहीं था। वो बोल रहे थे ना यूरोपियंस के, नहीं हम तो तुम्हें सिविलाइज करना चाह रहे हैं, जबकि ज़बरदस्ती वो हमारे ऊपर हमारे कल्चर रिलीजन अपने थोप रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाहते थे। ठीक, इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन and exploitation executed systematically with brutal repression if necessary. तो ये कोई civilization मिशन नहीं था, ये colonial rule था. It was only about subjugation and exploitation. मतलब subjugation का क्या मतलब होता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप हमारी बात मानो। प्रोग्रेस नहीं हो रही थी इसमें कोई भी, इंडिया ने सफ़र किया, इसमें पॉवर्टी वायलेंस हुई है उनके साथ, एंड उनके ट्रेडिशंस वगैरह के सब खराब हो चुके थे मतलब। फिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कोलोनाइजर जो थे वो डॉक्यूमेंट करते थे इंडिया एक्सटेंसिवली, जोग्राफिकल सर्वेस करते थे, एथनिक ग्रुप्स, मॉन्यूमेंट्स, उन्होंने इनिशिएट किया आपकी आर्कियोलॉजी एंड रेस्टोरेशन ऑफ सम रूइंस, बट दे ऑल्सो स्टोल थाउजेंड ऑफ आर्टिफैक्ट। ये जरा सा इन्होंने, चाहते तो नहीं थे, वो हो गया गलती से, है ना, जोग्राफी सर्वे वगैरह किया, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवा दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने स्टोल कर बहुत सारी चीज़ें चुरा ली हमारे इतने इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स, स्टैचूज, ज्वेल्स, हमारी सारी गहने जो थे पिछले टाइम के, मैन्यूस्क्रिप्ट से, वो सब चुरा लिए। टेकन टू द यूरोपियन म्यूजियम्स फॉर कलेक्शन, और वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम्स में ले जाके रख दिया अपने यूरोप में। इस तरीके से हमारे इंडिया का कल्चरल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, और आज भी ऑनगोइंग डिबेट्स चलती रहती हैं अबाउट द रिपेरेशन ऑफ द स्टोलन ट्रेजर, कि जो हमारा आपने चुराया धन वो हमें ट्रेजर वापस करो।
Except for a small Indian elite who accepted British rule as inevitable, the Indians suffered the fate of many of the world's colonized population, abuse, exploitation, violence and uprooting. समझ में आ गया? कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स का कहना मानते थे, उन्हें सही लगता था वो, ठीक है ना, कुछ इलाइट ग्रुप जो उन्होंने खुद ही रेडी किए थे, लेकिन बाकी सब तो सिर्फ उनको अब्यूज़ मिला, एकदम प्रताड़नाएं मिली, बहुत उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ. At the same time, the colonial rule had some largely unintended consequences. It opened or reopened the India to the world and world to India. तो ऐसा कह सकते हैं कि कॉलोनियल रूल की वजह से इंडिया को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, जो कि अनइंटेंडेड था, वो चाहते तो नहीं थे. इसमें इंडिया जो था वर्ल्ड को पता चला इंडिया के बारे में. जो ब्रिटिश थे एंड द फ्रेंच टू अ मच स्मॉलर एक्सटेंट वर सिस्टमैटिक इन डॉक्यूमेंटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम इट्स ज्योग्राफी. दे कंडक्टेड meticulous surveys of the subcontinent. तो उन्होंने काफ़ी सर्वेज किए, ज्योग्राफी स्टडी करी. दे क्रिएटेड impressive list of all the ethnic groups, although the list were flawed because of the unscientific but prevalent notions of race. As genetics has shown, races do not exist. They also documented India's monuments. तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी करी. Next, they also documented India's monuments, studying their art and architecture, restoring some of the ruined ones, and initiating the discipline of archaeology. But in the process, they and other colonial powers stole thousands of statues, paintings, jewels, manuscripts, and other cultural artifacts from India and sent them to the European museums or private collections. तो अब उन्होंने क्या किया था बेटा, देखो उन्होंने कल्चरल लॉस तो इंडिया का बहुत किया था, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ चीज़ें भी की थी. जैसे उन्होंने इंडिया मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करी थी और आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टडी किया था. उन्होंने भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया था. जो ब्रिटिश एंड यूरोपियन स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को जो है वो ट्रांसलेट किया था. एग्जाम्पल द भगवत गीता 1785 में. फिर इंडियन की जो फिलॉसफी थी, आर्ट, लिटरेचर, वो बहुत इन्फ्लुएंस करती थी यूरोपियन थिंकर्स को, पोएट्स को, ठीक है. तो शोज दैट वाइल पॉलिटिकल डोमिनेशन वेंट वन वे यूरोप्स टू इंडिया, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी दोनों तरफ फैल रहा था, दोनों तरफ से था, यूरोप से इंडिया में था. लेकिन अब इससे हुआ क्या, उन्होंने इस चक्कर में स्टडी करते करते हमारे काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स ले लिए और जाके यूरोपियन म्यूजियम्स में रख दिए या फिर प्राइवेट कलेक्शंस में रख दिए. While this represented a profound cultural loss, the violation of India's heritage, it also promoted some appreciation of Indian art in the European public. लेकिन इस चुरा के तो ले गए, लेकिन इस तरीके से इंडिया का appreciation भी बहुत हुआ यूरोप में. Such massive theft took place over much of the colonized world. Today there are ongoing debates and efforts to repatriate some of these cultural treasures to their countries of origin. आज भी बोलते हैं कि ये हमारे जो कल्चरल थे, इंडिया के ट्रेजर्स थे, उन्हें वापस किया जाए. तो अब हम पढ़ेंगे हमारी दो हीरोइंस के बारे में. कौन थी हमारी टू हीरोइंस? एक तो थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई और दूसरी थी हमारी बेगम हजरत महल ऑफ अवध. अब क्या किया था, रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उसने बहुत लड़ाई की थी उन्होंने अपने किंगडम को सेव करने के लिए फ्रॉम एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. दूसरा, जब तात्या तोपे के साथ जो नाना साहिब के कमांडर थे, शी रिकैप्चर्ड ग्वालियर फोर्ट और उसने सीज कर दी थी उसकी ट्रेजरी, मतलब वहाँ पे कोई भी कुछ ले नहीं सकता था, जब्त हो गया था वो वाला फोर्ट. फिर शी डाइड ऑन द बैटलफील्ड ऑन 18 जून 1858. इवन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी उसको एडमायर करते थे, उनकी ब्रेवरी को, और उनको कहा गया था बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द रिबल्स. ठीक है, ये उनकी बात थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की. Let's read it. Rani Lakshmibai of Jhansi fought bravely to save her kingdom from British annexation, assisted by the Maratha Tatya Tope, नाना साहिब मिलिट्री एडवाइज़र. तो इन सब की मदद से उन्होंने खूब लड़ाई करी ब्रेवरी के साथ. रानी लक्ष्मीबाई मैनेज टू एस्केप अ बिजी झांसी एंड कॉन्कर द ग्वालियर फोर्ट, सीजिंग द ट्रेजरी एंड आर्सेनल. आर्सेनल क्या होता है, वो जहाँ पे उनको वेपन्स वगैरह मिले, जो गोला बारूद वगैरह मिले, वो सब उन्होंने सीज कर लिए. और ब्रिटिश एनेक्सेशन का मतलब क्या, ब्रिटिश जब ज़बरदस्ती उनके राज्य को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा था. She was killed on 18 June 1858 on the battlefield. The British army officer who commanded the attack on Jhansi noted that the Rani was remarkable for her beauty, cleverness, perseverance, and generosity to her subordinates. These qualities combined with her rank rendered her most dangerous of all the rebel leaders. तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, सुंदर भी थी, बहुत चालाक भी थी और बहुत ब्रेव भी थी. ये सब क्वालिटीज़ के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई, और ब्रिटिशर्स भी उन्हें एडमायर करते थे उनकी क्वालिटीज़ की वजह से. और उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिबेल हुई, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिबेल थी. She was the best and the bravest of the rebels. Tatya Tope continued fighting until early 1859, but was betrayed and handed over to the British, who hanged him. तो बाद में तात्या तोपे भी ने भी कंटिन्यू रखी फाइट को, लेकिन उसके बाद वो उनको भी हैंग कर दिया गया. बेगम हजरत महल ऑफ अवध,
North central portion of Uttar Pradesh also resisted the British-led resistance after her kingdom was annexed and joined the rebels during the 1857 uprising. अब जब अवध को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया, ज़बरदस्ती अपने अंडर ले लिया, तो हमारी बेगम जो थी अवध की वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो गई. लीडिंग द डिफेंस ऑफ लखनऊ व्हेन द ब्रिटिश अटेम्प्टेड टू रिकैप्चर द सिटी. तो उन्होंने वहाँ लखनऊ का डिफेंस सिस्टम लीड किया, उसके लीडर बनी वो, जहाँ पे ब्रिटिश जो थे उन्होंने रिकैप्चर करने की कोशिश की थी सिटी को. शी रिजेक्टेड ब्रिटिश ऑफर्स ऑफ सेफ पैसेज इफ शी सरेंडर्ड एंड अल्टीमेटली हैड टू मेक रेफ्यूजी इन नियर बाय नेपाल. तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप सरेंडर कर दो तो हम आपको सेफली जाने देंगे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. In November 1858, Queen Victoria issued a proclamation marking the end of the East India Company's rule in India. She promised non-interference in the religious matters and greater inclusions of Indian in the administration. तो 1850 नवंबर 1858 में ना क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाएगा, रूल खत्म हो जाएगा और कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा आपके रिलीजियस मैटर्स में. आपके जो इंडियन आप फॉलो करते हो आप कर सकते हो और इंडियंस को पूरी अहमियत दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में. Begum Hazrat Mahal issued a counter proclamation warning Indians not to trust such assurances, and it is the unwavering custom of the English never to forgive a fault but be it great or small. तो बेगम को समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक चाल, एक ट्रैप है. तो उन्होंने सब इंडियंस को बोल दिया कि इनकी जाल में मत आना, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हमारे लिए ट्रैप बिछाया जा रहा है. तो आप इनकी कोई भी बात मत मानो, क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं ना वो किसी भी फॉल्ट को माफ़ नहीं करते हैं, चाहे वो बड़ा हो या स्मॉल हो. अब तक हमने कितनी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं कि हर रिवोल्ट का बदला उन्होंने लोगों को मार के, विलेजेस को जला के लिया है. Finally, although British scholars were not the first Europeans to master the Sanskrit language, they started publishing some of the first translation of Sanskrit text into a European language. The French, the Germans and the others soon followed. तो उन्हें संस्कृत को ट्रांसलेट किया आपकी यूरोपियन लैंग्वेज में और धीरे धीरे फ्रेंच और जर्मन भी इसको फॉलो करने लग गए. The motivations were mixed. Some scholars were genuine students or admirers of India ancient culture, while others were convinced that by studying Indian languages and texts, it would be easier to demonstrate the superiority of Christianity. तो इसमें मिक्स्ड वो थे मोटिवेशंस. कुछ स्कॉलर्स तो थे वो सच में उनको इंडिया का कल्चर बहुत पसंद आता था, इसलिए वो उसके बारे में जानना चाहते थे. वहीं जो दूसरे थे वो इसलिए जानना चाहते थे ताकि वो प्रूव कर सके बाद में कि क्रिश्चियनिटी तो बेटर है इंडियन रिलीजन से. The spread of Sanskrit studies and text in Europe, followed later by other Indian languages, was like a discovery of a new continent. In the words of German philosopher George Hegel, Indian text had a great impact on the European philosopher, writer, poet, artist, and sometimes statesman. This influence extended to the United States of America in 19th century. This is a reminder that although political domination may flow in one direction, cultural influence sometimes flows in the opposite direction. तो वो बोल रहे हैं कि जब लोगों ने संस्कृत को स्टडी किया तो उन्हें एक नया ही एस्पेक्ट मिला लाइफ का. तो जो जर्मन फिलोसफर थे उन्होंने कहा कि ये टेक्स्ट का बहुत इम्पैक्ट हो रहा है आपके यूरोपियन फिलोसफर्स पे, राइटर्स पे, पोएट्स, आर्टिस्ट, सब पे. तो मतलब अच्छा इन्फ्लुएंस हो रहा था. सून ये एक्सटेंड हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए में भी 19th सेंचुरी में. तो ये रिमाइंडर है कि ऑल्दो पॉलिटिकल डोमिनेशन तो फ्लो कर रहा था वहाँ पे, लोग जो ब्रिटिशर्स थे वो हमको पॉलिटिकली डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जो कल्चरली इंडिया का इतना रिच कल्चर है वो अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था. ये देखो यहाँ पे भगवत गीता जो है उनका ट्रांसलेट हुआ हुआ है इंग्लिश में, ठीक है ना. इसका मतलब वो बहुत कीन थे जानने के लिए हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में. नाउ बिफोर वी मूव ऑन, ये हम कुछ समरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, द पोर्टुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर अट्रैक्टेड टू इंडिया प्राइमरली बिकॉज ऑफ हर ग्रेट वेल्थ. दे फॉट अमंग देमसेल्फ फॉर डोमिनेंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद ब्रिटिश गेनिंग द अपर हैंड. तो ये सब लोग आए क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत पैसा था, सब अपने लालच के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन ब्रिटिश का जो था अपर हैंड रहा था, ब्रिटिशर्स ने सबको हरा दिया था. सेकेंड, द ब्रिटिश रूथलेस टैक्सेशन पॉलिसीज इन्फ्लिक्टेड ग्रेट माइजरी ऑन द पीपल, कॉजिंग सीवियर फेमिन्स इन पर्टिकुलर एंड मिलियन ऑफ डेथ. द डेलिबरेट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया डिवास्टेटेड हर वंस थ्राइविंग मैन्युफैक्चर सेक्टर. तो वो कह रहे हैं ब्रिटिशर्स ने बहुत गंदी गंदी पॉलिसीज करी, हैवी टैक्सेस लगाए. फार्मर्स जब क्रॉप ग्रो नहीं भी होती थी तो भी उनको लैंड के उतने ही टैक्सेस देने पड़ते थे. उसकी वजह से भुखमरी बहुत ज़्यादा इस पीरियड में हुई. इससे पहले कभी भी इतनी बुरी कंडीशन इंडिया में नहीं हुई थी. थर्ड, gradually the British imposed their administrative structure, legal system and educational institution to ensure total
colonial control over the Indian society। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने पाँव कहाँ फैलाए, लीगल सिस्टम में उन्होंने दखलंदाजी देनी शुरू कर दी, सारे एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद देखने लग गए, एजुकेशन में भी यहाँ तक कि उन्होंने पाठशाला वगैरह सब बंद करवा दी और अपने स्कूल्स खोलने शुरू करे। तो वो चाहते थे पूरा इंडिया को कंट्रोल करना। Next, the Portuguese focused on religious conversation and cultural transformation in Goa created long-lasting social division. The French policy of assimilation created a small elite of culturally French Indians in Pondicherry. वो कह रहे हैं पोर्टुगीज जो थे उनका फोकस था कि रिलीजियस कन्वर्जन कराते, वो चाहते थे कि सारे लोग जो हैं हमारा रिलीजन ही फॉलो करें, इसलिए उन्होंने गोवा में भी वो बना दिया था चर्च, जो कि फोर्सफुली उनको बोलते थे कि आपको क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है। Next, several uprisings took place from the late 18th century onward, with the Great Rebellion of 1857 threatening the colonial rule for a while. Most of these uprisings were brutally repressed. तो वो कह रहे हैं काफ़ी सारे लोग जो थे वो गुस्से में आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, रिबेल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर सप्रेस्ड। लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली अपनी आर्मी उनकी ज़्यादा थी, राज उनका ज़्यादा था, तो उन्होंने इन रिबेलियन ग्रुप्स को दबा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बीज बो दिया था कि इंडियंस चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब वो इसके खिलाफ लड़ना ही चाहते हैं। नेक्स्ट, इन द 19th century, India's classical culture, in particular through translated Sanskrit text, flowed back to the West, creating a lasting influence। तो इस धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंडिया का कल्चर था, आपकी भगवत गीता थी, संस्कृत के टेक्स्ट थे, वो सब ट्रांसलेट किए उन लोगों ने, और जब उन्होंने उन्हें पढ़ा तो दे हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका रिच कल्चर है। तो बच्चों ये चैप्टर तो इसके साथ फिनिश होता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट हाँ मैंने सोचा अब इसी वीडियो में आपका चैप्टर फिनिश करवा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले आऊँगी और उसके बाद हम नोट्स कर लेंगे। नोट्स में इस बार डिटेल देने वाली हूँ बेटा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ना आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं प्रॉपर, ठीक है। तो जब मैं नोट्स दूँगी आप उसमें से आंसर्स भी बना सकते हैं आसानी से। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इधर उधर भेजो, ताकि मैम को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना बेटा वीडियोज़ बनाने का। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।